चैप्टर 46 रुख बदल रहा है। शाम का वक्त, इशिका का घर। सुबह डॉक्टर ने इशिका की जांच कर उसे छुट्टी दे दी तो राज ने इशिका अपने घर के जाना चाहा पर इशिका ने मना कर दिया और अपने घर आने की जिद की, जिसके बाद इशिका अपने घर आई। चोपड़ा परिवार इशिका से मिलने आया था। सभी ने इशिका को थैंक्स बोला। एयर दादी ने सॉरी, फिर कुछ देर बाद सब वापस चले गए। राज ने रुकना चाहा पर इशिका ने मना कर दिया और बोला कि राधे हैं तो राज को जाना पड़ा, पर उसने अगले दिन मिलने का बोला और वो चला गया। इशिका अपने कमरे में सो रही थी पर उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। क्यों? तो इसका जवाब तो इशिका के सपने में ही मिलेगा। एक लड़की काले कपड़ों में एक महल के अंदर खड़ी थी। लड़की के बाल जो उसके पैरों को छूते थे वो इस वक्त एक चोटी में बंधे हुए थे और लड़की उस चोटी से खेलते हुए उसे गोल गोल घुमा रही थी। उस लड़की की आंखें लाल रंग की थी जो शायद खून के रंग से भी ज्यादा गहरी थी। अवंतिका, आप राजकुमारी नंदिनी को नहीं मार सकती, एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए अवंतिका से कहा। अवंतिका ने अपने बालों से खेलते हुए अपने खूबसूरत से चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, क्यों नहीं, बस इसलिए कि ये मेरे पति की दोस्त है। और अब, बोलते हुए अवंतिका ने कुछ दूर फर्श पर पड़ी लड़की को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर क्रोध, घृणा और जलील किए गए पर शर्म के भाव थे, और जो सबसे ज्यादा था वो नफरत थी। जिसे देख अवंतिका मुस्कुराई और आगे बोली, मेरे पति की होने वाली दूसरी पत्नी, या इसलिए कि ये आपके सेनापति की प्रिय पुत्री है? उस बूढ़े आदमी ने अपने सर को सहलाते हुए क्रोध में कहा, अवंतिका, तुम अब स्वर्ग की राजकुमारी नहीं रही, तुम अब एक शैतान बन चुकी हो। तुम्हें सेनापति अक्षांश कभी नहीं स्वीकारेंगे। बूढ़े आदमी की बात सुन अवंतिका मुस्कुराई और हंसते हुए बोली, स्वीकारेंगे? हा 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 हा, कैसी बात करते हैं महापुजारी आप। मैं भले ही स्वर्ग की राजकुमारी ना रही पर मैं अब नर्क की महारानी हूँ। बोलते हुए अवंतिका बड़ी और महापुजारी के पीछे जाकर एक कुर्सी लाई और उस पर बैठते हुए महापुजरी को देख बोली, मेरे सामने सारे दैत्य, दानव, असुर सब सर झुकाते हैं और मैं तो स्वर्ग के सेनापति की पत्नी भी हूँ, तो क्या आप मुझे ऐसे जलील कर सकते हैं? महापुजारी ने घृणा से अवंतिका को देखते हुए कहा, अवंतिका, तुम क्या से क्या बन गई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम नर्क की महारानी बनने पर स्वर्ग में मृत्यु का तांडव करना चाहती हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी मृत्यु करवाना चाहती हो, है ना? अवंतिका ने हंसते हुए अपने पैरों को पैर के ऊपर चढ़ाया और अपने बालों से खेलते हुए बोली, महापुजारी अक्षांश मुझे स्वीकार या नहीं पर मैं। बोलते हुए अवंतिका ने राजकुमारी नंदिनी को देखा और आगे बोली, स्वर्ग के हर देव, दानव, परी, राजकुमारी, राजकुमार, महाराज सभी को समाप्त करूंगी और अपने परिवार, अपने लोगों को दोबारा पुनर्जीवित करूंगी। अवंतिका की बात सुन महापुजारी ने बड़ी आंखों से अवंतिका को देखा और चिल्लाया, अवंतिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? अवंतिका ने आलस से अपने सर को अपने हाथ पर रखा और एक मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैं सब कुछ नष्ट करना चाहती हूँ। जान के बदले जान, खून के बदले खून। महापुजारी ने डर के भाव के साथ अवंतिका को देख कांपती आवाज में कहा, तुम खुद को नष्ट करना चाहती हो? अवंतिका हल्के से हंसी और खड़ी होते हुए बोली, महापुजारी, राजकुमारी अवंतिका की मृत्यु आपके सेनापति अक्षांश ने उसी वक्त कर दी थी जिस वक्त उन्होंने मुझे जहर दिया था। मेरी सारी शक्तियां को छिन्न भिन्न कर दिया था। मेरे हृदय में 100 श्रापित नाखूनों से वार किया था जिस वक्त उन्होंने मेरे प्रेम को उनके इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया था। बोल अवंतिका ने अपने हाथों में अपनी शक्तियां भरी और नंदिनी की तरफ हमला किया, जिसे देख महापुजारी चीखे पर बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी नंदिनी की मृत्यु हो चुकी थी। तभी किसी की मोतियों जैसी शांत पर बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, राजकुमारी अवंतिका, आपने क्या किया ये? इस आवाज में फिक्र बहुत थी और अवंतिका इस बात से अनजान नहीं थी। अवंतिका ने दूसरा वार पुजारी पर किया, फिर मुड़ अपने पति अक्षांश को देखते हुए एक मुस्कान के साथ पर आंखों में नफरत के साथ बोली, सेनापति अक्षांश, आपका स्वागत है। बोल अवंतिका ने अक्षांश की नीली आंखों में देखते हुए अपने हाथों से वहां पड़े सारी लाशों की आत्मशक्ति को खुद में सोखते हुए कहा, सेनापति अक्षांश, मैंने आपकी दूसरी होने वाली पत्नी को मार डाला। बोल अवंतिका ने सारी लाशों की शक्तियों को खुद में समाहित किया, जिसे देख अक्षांश ने उसकी तरफ आते हुए शांत आवाज में कहा, आप होश में नहीं है, आप ये सब ना करें। अक्षांश की बात सुन अवंतिका ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ अक्षांश, आपका मुझ पर कोई हक नहीं। इशिका की नींद अचानक से खुली और उसने बेड पर बैठते हुए गहरी सांस लेनी शुरू कर दी। इशिका ने धीरे से कहा, अवंतिका, और ये नाम लेते ही इशिका की आंखें दोबारा काली होने लगी, पर इस बार भी वो काला साया आया और इशिका को दोबारा शांत करा सुला दिया। उस काले साये ने इशिका के पास बैठते हुए धीरे से अपने सर से काला कपड़ा हटाया और अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ बोला, 6 जन्म की दुश्मनी, 6 जन्म का प्रेम, 6 जन्म का इंतजार, 6 जन्म का विश्वासघात, 6 जन्म की बेसुधी। इस बार हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे, फिर चाहे उसके लिए फिर एक बार हमें क्यों ही ना भाग्य के चक्र बदलने होंगे।
क्यों ही ना समय का चक्र बदलना पड़े, पर इस बार आपको हम बचाएंगे ताकि आप वापस अपने स्थान पर जाए जहां से आप आए हैं अब। बोलते हुए वो साया रुका और एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, इशिका, इस बार आपको हम यहाँ कैद करके रखेंगे, नहीं जानेंगे ताकि आप कभी भी वहां ना जाए जहां आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। बोल वो सारा हल्के से मुस्कुराया और वहां से गायब हो गया। यहाँ नंदिनी अपने बिस्तर पर सो रही थी कि तभी उसकी नींद खुल गई और वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी और अपने दिल पर हाथ रख बोली, ये क्या हो रहा है? फिर वही सपना, मैं क्यों हूँ उस अजीब जगह में और मैं ही क्यों मरी? सोचते हुए नंदिनी न जान एकता क्या बुदबुदा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि वो सपना उसका हकीकत भी हो सकता है जो शायद था। सदियों पुराने राज खुल रहे हैं, लोगों की असलियत सामने आ रही है। सारे किरदार अपनी भूली जिंदगी के पहलुओं को खोज रहे हैं और आत्मा की गहराई में छिपे राज, जख्म, दर्द और इश्क सामने आ रहा है। सब अपने अतीत से रूबरू होने वाले हैं, पर किसी को नहीं पता कि सारे किरदार अब बदलने वाले हैं। जो विलन था वो विलन क्यों बना, वो राज सामने आ रहा है। ये कहानी है प्रेम की, विश्वासघात की, जन्मों की खोज की और भूले हुए दर्द की। ये कहानी है अवंतिका नर्क के महारानी की, स्वर्ग के राजकुमारी की। ये कहानी है विलन की। ये कहानी है इशिका के अस्तित्व की, उसके जन्मों के सफर की। ये कहानी है मोहब्बत की और उसके साथ आने वाले दर्द की। चैप्टर 47 एक मिराज। क्या हो जब पता चले कि जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो एक मिराज है, सपना है, इल्यूजन है। क्या हो जब पता चले कि तुम वो नहीं जो तुम असलियत में हो। क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसलिए है ताकि किसी और को उसकी असलियत पता चले। क्या हो अगर तुम्हें जिंदगी या फिर भाग्य तुम्हें एक मौका दे सब कुछ जो हाथ से फिसल रहा है उसे समेटने का। क्या करोगे तुम, या फिर क्या करेगी नंदिनी? ये बात है तब की जब ये जहां 3 भागों में बटा था, स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे नीची जाति के, शक्तियों के लोग रहते थे जिनके पास दैविक शक्तियां नहीं होती थी, पर कुछ के पास मौका होता था कि वो दैविक शक्तियों को पा सके और शक्तिशाली बन स्वर्ग में जा सके। और वहां से थी वो जिसने एक बार को स्वर्ग को तबाह कर दिया, जिसने नर्क को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जिसने पृथ्वी पर रहने वाले अपने लोगों के लिए स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे भले से स्वर्ग में सब अब दानव, असुर, नर्क की महारानी या विलन कहे, पर वो पृथ्वी के लिए उनकी परी थी, उनकी रक्षक, अवंतिका। स्वर्ग नाम से ही पता चलता है कि यहाँ देवताओं का वास था जो बुराई के खिलाफ लड़ते थे और अच्छाई को सभी जहां में फैलाते थे। पर इस स्वर्ग में कोई था जिसने जुल्म सहा था, तो कोई था जो जुल्म करती थी, जिसने जुल्म सहा और स्वर्ग से निकाल दिया गया और पृथ्वी पर वास करने गया और महाशक्तिशाली बन वापस आया, जिसने किसी के दिल में 100 श्रापित नाखून घुसाए, जिसने अंत में अपने प्रेम के लिए स्वर्ग को त्याग और जन्मों की यात्रा पर गया। वहां से था वो जिसे सब सेनापति अक्षांश कहते थे। इसी स्वर्ग में राजमहल में जन्मी थी नंदिनी, जिसे प्रेम का अर्थ नहीं पता था, जिसे दर्द का अर्थ नहीं पता था, जिसे ये नहीं पता था कि मुसीबत क्या होती है। और इन्हीं सब कारणों ने राजकुमारी नंदिनी को भले ही चांद सा खूबसूरत चेहरा दिया, पर चांद की तरह दाग के तौर पर काला दिल भी दिया। अगर अक्षांश ने दर्द और मुसीबत सह बदले की आग में जला और अवंतिका नीचे से ऊपर आई, पर फिर भी सोने दिल होने के बावजूद भी 100 श्रापित नाखून खाए, अपनी का विश्वासघात खाया, जिसने उन दोनों को बुरा बनाया, तो राजकुमारी नंदिनी को ईर्ष्या, जलन, क्रोध और अक्षांश की चाहत ने बुरा बनाया। नर्क सुनने से ही पता चलता है कि यहाँ कोई अच्छी आत्मा नहीं रहती होगी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी से निकाले जाने के बाद लोग अक्सर यहाँ आते हैं और खुद को खो देते हैं। वो स्थान था ये, और यही वो स्थान था जहाँ पुनर्जन्म लिया था नर्क की महारानी ने, अवंतिका ने, जिसने राजकुमारी अवंतिका को, जो हमेशा कालिक से दूर रहती थी, उन्हें कालिक से ही दोबारा बनाया था, जिसने अवंतिका को उसके हृदय के बदले जन्म दिया था, जिसने अवंतिका को उसकी अच्छाई के बदले 7 जन्मों का दर्द दिया था और बनाया था नर्क की महारानी अवंतिका। सुबह 4 बजे चोपड़ा मैंशन, नंदिनी का कमरा। नंदिनी के कमरे की सारी लाइट्स बंद थी, बाद बालकनी से आते चांद की रोशनी ही उसके कमरे को रोशन कर रही थी। बिस्तर पर बैठी नंदिनी की आंखें आज रोज से ज्यादा शांत थी, उनमें कोई हलचल नहीं थी। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। नंदिनी ने हल्के से हंसते हुए कहा, 6 जन्म बीत चुके हैं और हर बार मैं जीत कर भी हारी, पर कोई बात नहीं, इस बार जीत मेरी होगी और अंत में मैं खुश रहूंगी। बोलते हुए नंदिनी हंसी और बाथरूम में नहाने चली गई। नंदिनी नहाकर आई और एक सुंदर सी साड़ी पहन तैयार होकर शीशे में खुद को देखने लगी। नंदिनी की नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र पर गई, जिसे देख नंदिनी ने मंगलसूत्र को खींच अपने गले से बाहर निकाल दिया और हाथ में पकड़ उसे देखते हुए बोली, राज चोपड़ा, मेरे साथ रहकर किसी और को अपने दिल में जगह देना ये अपराध है और नंदिनी हमेशा हमेशा अपना बदला लेती है। बोल। नंदिनी ने मंगलसूत्र को गुस्से में फेंका, जिससे मंगलसूत्र जमीन पर गिर गया और नंदिनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली। इशिका का घर। इशिका सोकर उठी और तैयार होकर राधे के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में बैठी इशिका ने लैपटॉप पर काम करते हुए कुछ सोचा। अपने असिस्टेंट से कहा, राघव आर्यन सिंघानिया का क्या हुआ? राघव, इशिका का असिस्टेंट 27 साल का,
हैंडसम लड़का, सिंगल, 6 फुट 3 इंच की हाइट, काफी हॉट। राघव इशिका के साथ 6 साल से काम कर रहा है। उसे इशिका की सारी अच्छी बुरी आदतों से लेकर अच्छे बुरे काम तक के बारे में पता था। राघव ने अपने चश्मे को सही करते हुए कहा, मैम आर्यन सिंघानिया गुस्से से पागल हो रहा है उस लड़की और उस लड़की के पीछे पड़े लोगों को ढूंढने के लिए, पर मैंने उस लड़की को अमेरिका भेज दिया है। वो अब सीधे 9 महीने बाद ही वापस आएगी। ये सुन इशिका ने एक मुस्कान के साथ राघव को देखा, फिर बोली, राघव आर्यन सिंघानिया के बिजनेस के बारे में तुमने पता लगा लिया है? राघव ने एक कनिंग स्माइल के साथ इशिका को एक फाइल देते हुए कहा, आर्यन सिंघानिया के सारे कारनामों के काले चिट्ठे। वैसे वो हमारी फील्ड में घुसना चाहता है, तो आगे क्या करना है? इशिका ने फाइल ली और उसे पढ़ते हुए एक स्माइल के साथ वो फाइल वापस राघव को देते हुए बोली, ये फाइल पुलिस के पास और मीडिया के पास पहुंचा दो, और हाँ कल सुबह से पहले आर्यन के स्टॉक्स की पेरिस 80% तक नीचे गिर जानी चाहिए, और हाँ सारे स्टॉक खरीदना स्टार्ट कर दो, जितना ज्यादा उतना अच्छा, और हाँ उसके बोर्ड मेंबर से बात कर उनके शेयर खरीदना स्टार्ट करो, चाहे वो जितना महंगा हो या सस्ता, आई डोंट केयर। राघव ने इशिका के होठों पर डेविल स्माइल देखी, फिर अपना सर झुकाकर बोला, हो जाएगा। इशिका ने एक स्माइल के साथ कहा, आई नो। फिर वो अपने काम में बिजी हो गई। यहाँ चोपड़ा मेंशन में जिसके पायल की आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। राज जब बाहर आया अपनी मॉर्निंग जॉगिंग के लिए, तो उसने नंदिनी को तुलसी को पानी देते हुए देखा, जिसे देख वो उसके पास आया और नंदिनी के बगल में खड़े होते हुए बोला, नंदिनी आज तुम जल्दी उठ गई? नंदिनी ने राज को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई और उसकी आंखें गहरी हो गई, और नंदिनी ने कहा, हाँ वो मेरी नींद आज जल्दी खुल गई। और बताओ राज, इशिका कैसी है अब? इशिका का नाम सुन राज के आंखों में उदासी छा गई और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, वो अब अच्छी हो रही है, मैं आज उसके घर उससे मिलने जाऊंगा शाम को। राज के आंखों में उदासी देख नंदिनी मुस्कुराई और उसकी पकड़ हाथ में लिए जग पर कस गई। नंदिकी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी चालू क्या? ये सुन राज ने मन में सोचा, इशिका मुझसे बहुत गुस्सा है और वो तो अब नंदिनी से नफरत ही करती होगी, और मेरी वजह से उसके सर पर चोट भी लग गई। अगर मैं नंदिनी को उसके घर पर ले गया तो वो बहुत गुस्सा करेगी, जो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं। सोच राज ने कहा, नहीं मैं उससे मिलकर आऊंगा ना, तो तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। ये सुन नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और राज वहां से चला गया। राज के जाते ही नंदिनी ने अपने हाथ में पकड़े जग को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से से अपने दांत को पिसते हुए बोली, झूठा। कभी सोचा नहीं था जीवन में कि एक दिन राज जैसा तुच्छ प्राणी हमें छोड़ किसी इशिका को पसंद करेगा। हम स्वर्ग की राजकुमारी हैं, इस जहां में हमसे खूबसूरत कोई नहीं सिवाय उस अव। कहते कहते नंदिनी रुकी और वहां से जाते हुए ग्रीना से बोली, छी। इधर इशिका अपनी ऑफिस में बैठी मंथली रिपोर्ट्स को पढ़ रही थी कि तभी उसका फोन बजा। इशिका ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लोमड़ी को चार्मिंग आवाज आई, मिस सिंह मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? इशिका ने जब दक्ष की आवाज सुनी तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिस्टर रॉय आपको आज हमारी याद आई पूरे एक दिन बाद? ये सुन दक्ष जो अपनी कार को ड्राइव कर रहा था वो मुस्कुराया और बोला, याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें कभी भूले हो, आप तो हमारी सांसों में, दिल की धड़कन में बसती है। दक्ष की बात सुन इशिका मुस्कुराई और अपने सर की पट्टी को छूते हुए बोली, मिस्टर रॉय मुझे पता है कि आप फ्लर्ट बहुत अच्छे कर लेते हैं, खैर पर मैं आज आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, किसी और दिन साथ में लंच करेंगे। दक्ष ने इशिका की बात सुनी तो उसकी नीली आंखें गहरी हो गई और उसने अपनी कार का स्पीड बढ़ाते हुए कहा, वैसे आपका ऑफिस किस फ्लोर पर है? इशिका ने बिना ज्यादा कुछ सोचा कहा, 25th फ्लोर। क्यों? दक्ष ने कार को इशिका के ऑफिस के नीचे पार्किंग में पार्क किया और कार से निकलते हुए कहा, क्योंकि मैं आपके पास आ रहा हूँ। इशिका ने ये सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हुई, फिर उसे समझ में आया कि दक्ष उसके पास आ रहा है और वो घबराते हुए बोली, क्यों? दक्ष ने लिफ्ट के अंदर जाते हुए कहा, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूँ। इशिका ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, आपको मुझे क्यों देखना है? ये सुन दक्ष कुछ पल के लिए ठहर गया, फिर एक मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि आपका चेहरा मेरे जीने का, मेरी जिंदगी का, मेरे होने का सहारा है। बोल दक्ष ने फोन काट दिया और इधर दक्ष की बात सुन इशिका मुस्कुराने लगी। ये सोच कि दक्ष कितना प्यार करता है उसे, पर इशिका को क्या क्या पता जो वो देख रही है वो सच भी है या फोर एक मिराज। चैप्टर 48 क्या छूट गया। नंदिनी ने सुबह खाना बनाया और सभी के साथ नाश्ता कर वो कहीं जाने का बोल घर से निकल गई। आर्यन का ऑफिस। नंदिनी आर्यन के कैबिन में बैठी चाय पी रही थी, तभी आर्यन केबिन में आया। नंदिनी ने जब आर्यन को देखा तो वो जल्दी से खड़ी हो गई और हल्की मुस्कान के साथ प्यारी आवाज में बोली, आर्यन कैसे हो तुम? आर्यन नंदिनी को देख बहुत खुश था। उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अच्छा हूँ नंदिनी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था, पर खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? नंदिनी ने आर्यन की तरफ देखते हुए धीरे से मायूस दी शक्ल बनाई और उसकी आंख में आंसू आने लगे। नंदिनी ने अपने नकली आंसू छुपाते हुए कहा, आर्यन वो मैं
बोलते हुए नंदिनी ने अपने गालों को चबाया और उलझन में होने का चेहरा बना बोली, नहीं, कुछ नहीं। पर आर्यन ने नंदिनी के चेहरे पर उलझन देख धीरे से उसका हाथ पकड़ा और एक कोमल मुस्कान के साथ बोला, नंदिनी क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। देखो हम बचपन से साथ में रहे हैं और मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। मैंने काका काकी, नंदिनी के माता पिता, को वादा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो अब बताओ। नंदिनी ने आर्यन की बातें पर उसके गले लग रोते हुए कहा, आर्यन। आर्यन ने नंदिनी के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, हाँ नंदिनी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। नंदिनी ने जब आर्यन की बातें सुनी तो आर्यन के गले में अपना सर छुपाते हुए नकली आंसू के साथ मन में बोली, हाँ, और हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि मुझे कुछ प्यादे चाहिए जो मेरे लिए कुछ काम कर सके। सोचते हुए नंदिनी आर्यन से दूर जाती और फिर आंखों में आंसू के साथ एक मुस्कान के साथ खुद को ताकतवर दिखाते हुए बोली, वो आर्यन मैं। नंदिनी को हिचकिचाते हुए देख आर्यन ने उसे इनकरेज करते हुए कहा, हाँ नंदिनी। नंदिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, वो मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है और इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो अगर तुम मुझे उधार दे दो तो। नंदिनी की बात पर आर्यन के उसके कंधे पीछे से पकड़ते हुए कहा, प्यार से कहा, नंदिनी बस इतनी सी बात तुम्हें मुझे पहले बताना था, मैं तुम्हें पैसे क्या अपनी कंपनी से देता। खैर कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आर्यन के इस सवाल पर नंदिनी मुड़ी और आर्यन की आंखों में देखते हुए हिचकिचाते हुए अपना मुंह खोला। पर नंदिनी की हिचकिचाहट देख आर्यन ने एक मुस्कान के साथ अपने कोट की जेब से अपना चेक निकाला और उसमें से एक ब्लैंक चेक नंदिनी को साइन कर देते हुए बोला, नंदिनी लो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उसमें उतना अमाउंट लिख सकती हो। नंदिनी ने आर्यन का चेक देखा, फिर ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं आर्यन, मैं ये कैसे। पर आर्यन जो नंदिनी को जानता था कि वो कितनी शर्मीली, दयावान और समझदार है, वो उसे मना ही करेगी ये जानते हुए और नंदिनी की हिचकिचाहट देखते हुए आर्यन ने प्यार से नंदिनी के हाथ में चेक राज दिया और बोला, नहीं ये अब तुम्हारा है, और हाँ अगर आगे तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, समझी। नंदिनी ने आर्यन को एक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, ठीक है। फिर आर्यन के गले लग वो वहां से चली गई। आर्यन का दिमाग पिछले 2 दिन से काफी खराब था, क्योंकि एक लड़की ने उसे नशे की दवाई खिला उसके साथ रात गुजार, सुबह एक नोट लिख की उसकी सर्विस अच्छी थी, लिख वो नोट और 1,000 रुपए छोड़ वो लड़की ना जाने कहाँ गायब हो गई, उसके आदमी भी उस लड़की का पता नहीं लगा पा रहे। ये सब सोच आर्यन का दिमाग बहुत खराब था। पर आज जब नंदिनी रात से मदद लेने की बजाय उसके पास मदद लेने आए तो उसका दिमाग अब काफी शांत था। आर्यन ने खिड़की से नीचे देखा तो पाया कि नंदिनी अपनी कार में बैठ जा रही थी। जाती हुई नंदिनी को देख आर्यन मुस्कुराया और बोला, बाद 1 हफ्ता नंदिनी, फिर मैं उस इशिका को तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। ये बोलते हुए आर्यन की बैंगनी आंखें चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। आर्यन ने अपने हाथ में काली मोतियों की माला को घुमाते हुए कुछ सोचा, फिर मुस्कुराया। इधर दक्ष जो इशिका के केबिन में घुसने वाला था, उसका फोन बजा। दक्ष ने अपने पैंट के पॉकेट में से फोन निकाला और साहिल का नाम देख फोन उठाया और बोला, हेलो साहिल। साहिल जी इस वक्त एक अंधेरे कमरे में आलस से बैठा हुआ था। उसके एक हाथ की उंगली में सिगार थी तो दूसरे में बेल्ट। साहिल ने सिगार पीते हुए आलस से अपने सामने बैठे के एक आदमी को देखा जो कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके कपड़े सारे फट चुके थे, हर जगह बेल्ट के निशान थे और वो कांप रहा था। साहिल ने उस आदमी को देखते हुए दक्ष से कहा, दक्ष भाई, आपको पता है मैंने किसे पकड़ा है? दक्ष ने साहिल की आवाज में पागलपन सुना तो एक गहरी सांस लेकर बोला, किसे? साहिल ने अपनी बेल्ट से उस आदमी को मरते हुए कहा, मैंने आपकी ईशानी के कातिल को पकड़ा है, जिसने उस पर गोली चलाई थी, जिसने इसके खाने में जहर मिलाया था। बोलते हुए साहिल ने फिर उस अधमरे आदमी को बेल्ट से पीटा। ईशानी, कितने साल बीत गए थे इस नाम को सुने हुए दक्ष तो जैसे इस नाम से भाग रहा था, पर साहिल की बात सुन दक्ष की अब तक शांत नीली आंखें गहरी हो गई, जैसे कोई तूफान उसमें शांत सब बर्बाद करने के लिए तैयार हो रहा हो। दक्ष ने अपने हाथ को पैंट के जेब में डाला और वापस लिफ्ट में जाते हुए शांत आवाज में बोला, कहाँ है वो? साहिल ने अपनी सिगार से एक कश लेते हैं कहा, अंडरग्राउंड बेसमेंट में, मेरे घर में, मेरे सामने। दक्ष ने कहा, मैं वहां आ रहा हूं, तुम उसे नहीं मरोगे, उसे मैं मौत नहीं दूंगा, उसे मैं ये महसूस कराऊंगा कि दर्द क्या होता है जैसे उसने सह था, उसे मैं तड़पाऊंगा जैसे उसने सहा था, उसे मैं पागल बनाऊंगा जैसे वो पागल हो चुकी थी। बोलते हुए दक्ष ने फोन काट और जल्दी से लिफ्ट के खुलने पर भागते हुए वो अपनी कार की तरफ गया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। करीबन 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी जब दक्ष नहीं आया तो इशिका, जो उसका कब से इंतजार कर रही थी, उसने दक्ष को फोन लगाया पर कॉल बिजी जा रहा था। करीबन 5 बार कॉल करने के बाद इशिका ने कुछ सोचा और फिर आज की सीसीटीवी को देखने लगी। उच्च ही देर में उसे दक्ष दिखा जो खुशी खुशी उसके केबिन के पास आ चुका था, पर किसका कॉल आने पर उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और अगर कुछ रह गया तो वो ठंडापन। इशिका ने दक्ष के जाने तक की फुटेज देखी, फिर उसने कुछ देर सोचा और अपना हेडफोन पहन कुछ कर दक्ष की बातें सुनने लगी।
सारी बातें और दक्ष के आंखों में तैरता गुस्सा देख इशिका कंफ्यूज हो गई। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी ने उसका फोन उठाया। इशिका ने एक सिगरेट निकाला और उसे पीते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, आपकी एक मदद चाहिए थी। दूसरी तरफ से एक चार्मिंग और सेक्सी आवाज आई। बोलिए मिस सिंह, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इशिका ने लैपटॉप पर दक्ष को दिखे हुए कहा, मुझे दक्ष रॉय के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो अपनी खूबसूरत बीवी को तैयार होते हुए देख रहा था, वो बोला, पूरी जन्म कुंडली या फिर? इशिका ने अपने सिगरेट की एक और काश की और बोली, पूरी जन्म कुंडली। अनिरुद्ध ने अपनी बीवी के बैकलेस ब्लाउज को देखा, फिर उसके गोरी पीठ को, फिर आईने में अपनी बीवी के टमाटर जैसे गाल को और हल्की मुस्कान के साथ बोला, 15 दिन लगेंगे। इशिका ने ऊपर सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच कहा, जल्दी नहीं हो सकता? अनिरुद्ध ने उठते हुए कहा, नहीं, आखिर मैं अब सिंगल नहीं हूं, मेरे पास मेरी बीवी है, तो टाइम तो लगता ही है। इशिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, 2 साल तक तो आपको ये भी याद नहीं था कि आपके पास एक बीवी भी है, तो अचानक से कैसे आपको याद आ गया? अनिरुद्ध ने एक मुस्कान के साथ कहा जिसमें व्यंग छुपा था और बोला, वो क्या है ना, किसी ने कल मुझे याद दिलाया कि अब मैं सिंगल नहीं, और वो अब सिर्फ आरोही सिखावत नहीं बल्कि आरोही अनिरुद्ध रघुवंशी है, तो मुझे याद आया। अनिरुद्ध की बातों पर इशिका ने हंसते हुए कहा, चलो कोई तो है जो अनिरुद्ध रघुवंशी को उसके मर्जी के खिलाफ कुछ करवा सकती है। इस पर अनिरुद्ध ने आलस से कहा, ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे वो करवा सके जो मैं नहीं करना चाहता सिवाय माँ के। इस पर इशिका ने कुछ नहीं कहा और बोली, ठीक है, तो 15 दिन बाद बात करते हैं। अनिरुद्ध ने भी कहा, ठीक है मिस सिंह, एंड बाय द वे कंग्रेचुलेशंस। इस पर इशिका ने कहा, थैंक्स एंड यू टू, और मेरी तरफ से आरोही जी को वेल विशेष दीजिएगा। अनिरुद्ध ने हम किया और फोन रख दिया। इशिका भी अपने माथे को मलते हुए बोली, पिछले जन्म में क्या ऐसा था जिसे मैं पकड़ नहीं पाई दक्ष तुम्हारे बारे में? चैप्टर 49 जूनून। इधर दक्ष जल्द ही साहिल के घर पहुंचा और वो जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट में गया। दक्ष जब अंडरग्राउंड बेसमेंट में आया तो उसने साहिल को देखा जो सिगार पी रहा था और उसके सामने कुर्सी पर बंधे आदमी का चेहरा देखते ही दक्ष ने अपनी मुट्ठी कस ली और पहली बार गुस्सा दिखाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया चाचा जी? दक्ष के चाचा मनोज रॉय ने अपने भतीजे को देखा, फिर हंसते हुए बोले, दक्ष तू आ गया, तुझे पता है मैंने ही उस ईशानी को वो ड्रग्स दिए थे, वो तो लगभग पागल ही हो गई थी, पर तूने मेरा सारा प्लान बेकार कर दिया और उसे हॉस्पिटल भेज दिया, तो मेरे पास तो उसे मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था ना। बोल। मनोज रॉय हंसने लगा। दक्ष ने मनोज को लाल आंखों से देखते हुए कहा, आपने ईशानी रायचंद को क्यों मारा? ईशानी रायचंद खंडन की एक लौती बेटी और दक्ष की मंगेतर। ईशानी का नाम सुन मनोज ने गुस्से से दक्ष को देखा और चिल्लाया, क्योंकि वो लड़की तुझे शादी कर तेरे बच्चों को जन्म देती और मेरी प्रॉपर्टी, रॉय खानदान का बिजनेस, हमारा अंडरवर्ल्ड का बिजनेस सब उसके बच्चे का और हो जाता, तो मैंने उस जड़ को ही खत्म कर दिया। मनोज रॉय एक पागल इंसान था जिसे खुद के अलावा किसी की नहीं पड़ी थी। ये बात दक्ष अच्छे से जानता था और ये भी कि मनोज कुछ भी कर सकता है, पर उसने उसकी ईशानी को छूकर अच्छा नहीं किया। दक्ष ने साहिल को वहां से जाने के लिए कहा, तो साहिल ने दक्ष को व्यंग से देखा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी बहुत सारे इंजेक्शन लेकर आया और उन्हें एक साइड में रख वो भी चला गया। दक्ष ने एक इंजेक्शन उठाया और शांति से मनोज रॉय को देखते हुए एक मुस्कान के साथ बोला, आपने क्या सोचा था कि आप ईशानी को मार सकते हैं? इस पर मनोज ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे मार दिया है। ये सुन दक्ष हंसा और उसने मनोज को एक इंजेक्शन लगाते हुए गहरी आवाज में कहा, नहीं, आप उसे नहीं मार पाए हैं। वो जिंदा है, मेरे साथ है और हमने सगाई भी की है, पर आपको पता है वो मुझे भूल चुकी है। कहते हुए दक्ष ने एक दूसरी इंजेक्शन उठाया और मनोज के दिल में उसे घुसते हुए आगे बोला, आपको पता है वो अभी भी वैसी ही दिखती है जैसी पहले थी। बस। कहते हुए दक्ष ने मनोज की आंखों में देखते हुए उसके दिल में एक और इंजेक्शन भोंका और मनोज को देखते हुए नफरत से बोला, वो अब किसी और से प्यार करने लगी है। बोल। दक्ष ने एक साथ तीनों सुइयां मनोज के शरीर से निकाली जिससे मनोज की चीख निकल गई। पर दक्ष ने उसकी चीख को इग्नोर करते हुए आगे कहा, आपको पता है चाचा जी मेरा आईक्यू कितना है? इस पर मनोज कुछ नहीं बोल पाया, बस अब उसके हाथ पैर अकड़ने शुरू हो गए थे। मनोज एक आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था, जिसे देख दक्ष ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, मेरे एक को कोई मीटर चेक नहीं कर पाया है अब तक। बोलते हुए दक्ष कुर्सी पर आराम से बैठा और मनोज को देखते हुए बोला, आपको लगा कि उस रात ईशानी मार चुकी थी है ना? पर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, अल्बानी और टोक्यो से मैंने टॉप साइंटिस्ट की टीम को बुलाया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो एक मर रहे या मर चुके इंसान की सोल को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो हुबहू उसकी तरह दिखे, उसके जेनेटिक्स में कुछ कॉमन हो, उनका एक्सपीरियंस, उनका ब्लड, उनकी बॉडी 99% तक सेम हो।
बोलते हुए दक्ष ने अब मनोज को देखा, जिसके हाथ पैर अकड़ चुके थे, पर रस्सी से बंधे होने के नाते उसका शरीर किसी काम का नहीं था। दक्ष ने अपने लिए एक सिगार निकाली और उसे जला पीते हुए आगे बोला, जब मैं ईशानी को हॉस्पिटल ले गया था तो डॉक्टर ये बात साफ कर दी थी कि वो ईशानी को नहीं बचा सकते और हमारे पास बस 1 साल था, तो मैंने उन साइंटिस्ट को बुलाया और करीबन 1,95,000 लड़कियों के टेस्ट किए गए। और बोलते हुए दक्ष हंसा और बोला, सरप्राइज सरप्राइज, मुझे इशिका सिंह मिली जो ईशानी की 2 कॉपी थी, और आपको पता है इशिका का एक्सीडेंट हो गया था, वो मरने वाली थी, उसे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता था, लास्ट में वो मर ही गई, पर मैंने इसे नई जिंदगी दी और मेरी ईशानी को इशिका बनाया। पर आपको पता है चाचा जी, आपके लालच ने मुझसे क्या छीना? मनोज दक्ष की बात सुन हैरान हो चुका था और वो तड़पने लगा, क्योंकि दक्ष इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। मनोज को लग रहा था कि मौत ज्यादा बेहतर होगी इस दर्द से। पर दक्ष कौन था? वो जिसने अपनी ईशानी के लिए मौत को भी चकमा दिया था। यमराज से अपनी ईशानी को छीन उसने ईशानी को इशिका बनाया था। दक्ष ने बगल के टेबल से एक चाकू उठाया और उस पर एक लिक्विड लगाते हुए बोला, चाचा जी, ईशानी मुझे भूल चुकी थी और आपको पता है वो मुझसे दूर जा रही थी, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, वो मुझसे नाराज रहती थी। मैंने मेरी ईशानी नहीं इशिका के प्यार के लिए 4 साल तक मेहनत की। मैं दक्ष रॉय जो कभी नहीं मुस्कुराता था, वो मुस्कुराने लगा ताकि उसकी इशिका उसे एक बार देखे। मैं दक्ष रॉय जो कभी छोटे मोटे बिजनेस की तरफ देखता नहीं था, उसने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि वो इशिका को यकीन दिला सके कि वो कितना सीधा इंसान है, पर उसने मेरे झूठ को पकड़ लिया। वो दक्ष रॉय जो कभी भी किसके साथ 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं टिकता था, उसने होटलों के, घरों के, कंपनियों के नीचे घंटों इंतजार किया ताकि मैं बस इशिका की एक मुस्कान देख सकूं। मेरी ईशानी मुस्कुराती नहीं थी, अपने इमोशंस दिखाती नहीं थी, पर मेरी इशिका वो सब कुछ करती है। पर आपको पता है वो आजकल फिर ईशानी बनने लगी है, वो अब अपने इमोशंस को छुपाने लगी है। और आपको पता है क्या? उसकी बॉडी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी इशिका कब तक जिंदा रह सकती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसकी बॉडी ठीक करने के लिए किसी को ढूंढा है। जानना चाहेंगे कौन है वो? एक छोटे से गांव से आई एक लड़की, नंदिनी नाम है उसका, उसके पास वो है जो मेरी इशिका को जिंदा रखेगा और जल्द ही मैं मेरी इशिका को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। पर चाचा जी, आपने मेरी ईशानी के साथ अच्छा नहीं किया। कहते हुए दक्ष ने उस चाकू से मनोज की उंगलियां काटते हुए आगे कहा, चाचा जी, इन्हीं हाथों से आपने ईशानी को वो जहर दिया था ना? मनोज ने डर से दक्ष को देखा, उसे बहुत दर्द हो रहा था पर वो चिल्ला नहीं पा रहा था। दक्ष ने मनोज के हाथों को काटते हुए कहा, चाचा जी, आपने इन्हीं हाथों से वो बंदूक चलाई थी ना? मनोज डर दर्द से पागल हो रहा था, क्योंकि दक्ष ने पता क्या चाकू पर लगाया था जिससे मनोज को जलन हो रहा था। धीरे धीरे मनोज बेहोश हो गया। मनोज को बेहोश देख दक्ष ने अपनी नीली आंखों से पागलपन हटाया और वापस कुर्सी पर बैठते हुए बोला, चाचा जी, आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई कि आपने मेरी ईशानी को क्यों मरना चाहा। चैप्टर 50, मेरा दक्ष। इशिका का घर। दक्ष बिस्तर पर सो रही लड़की को देख रहा था। दक्ष की आंखें इस वक्त बहुत कोमल थी। दक्ष को देख इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि ये वही दक्ष है जिसने अपने चाचा को तड़पता हुआ छोड़ दिया था। दक्ष ने सोती हुई इशिका को देख प्यार से कहा, मेरी इशिका, मेरी ईशानी, मेरी जान, मेरे जीने की वजह। बोलते हुए दक्ष ने इशिका के हाथ को पकड़ उसे चूम लिया और बिस्तर पर लेट छोटे बच्चों की तरह इशिका की कमर में हाथ डाल उसके गले में अपना सर छुपा वो सो गया। अगली सुबह इशिका की आंख जब खुली तो उसने अपने ऊपर किसका भार महसूस किया, पर हल्की सिगार की खुशबू के साथ एक अलग भीनी खुशबू को सूंघ उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इशिका हलक से मुड़ी और सोते हुए दक्ष को देख उसकी आंखें चमक गई। इशिका ने दक्ष के गाल को सहलाते हुए धीरे से कहा, मेरी लोमड़ी। इशिका अभी दक्ष के गाल को सहला ही रही थी कि तभी उसके घर का बेल बजा। इशिका ने एक गहरी सांस ली और दक्ष के गाल को चूम उठ बैठी और दक्ष के हाथ को अपने कमर से हटा उसने अपने खुले बालों को मेसी बन में बंधा और अपने स्लीपर्स पहन वो नीचे गई। इशिका ने दरवाजा खोला तो सामने निरंजन सिंह अपने पैंट के जेब में हाथ डाले खड़ा था। इशिका ने एक झूठी मुस्कान के साथ निरंजन सिंह को देखते हुए कहा, मिस्टर सिंह, सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ आपका? निरंजन ने अपनी बेटी को देखा जो अपनी मां से भी ज्यादा खूबसूरत थी और हल्के से अपना गला साफ करते हुए बोला, वो मैं तुमसे मिलने आया था और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इशिका साइड हुई और दरवाजे से अपना सर टिकते हुए बोली, आइए। निरंजन सिंह अंदर आया और सोफे पर बैठ इशिका को बैठने का इशारा किया, जिसे देख इशिका भी दरवाजा बंद निरंजन सिंह के सामने वाले सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठते ही बगल के टेबल से अपना सिगार और लाइटर उठा बोली, बोलिए। निरंजन जी ने इशिका की ये हर्चकर देख अपनी भौहें चढ़ाई और बोले, तुम लड़की होकर ये सब कैसे पी सकती हो? ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता। इशिका ने सिगार जलाई और उसे पीते हुए एक हाथ पैरों पर रख एक कातिलाना मुस्कान के साथ बोली, तो क्या सिर्फ ये सब लड़कों के लिए ही है? ये सुन निरंजन जी स्पीचलेस हो गए और अपना गला साफ करते हुए बोले, देखो मैं ये नहीं कह रहा।
खाए ये सब छोड़ो और तुम मुझे एक बताओ कि क्या दक्ष की सगाई नंदिनी से होने वाली थी? इशिका ने ये सून भौहें चढ़ाई और एक स्माइल के साथ बोली, नहीं। ये सुन निरंजन जी ने गुस्से में इशिका को देखते हुए कहा, तुम झूठ भी बोलने लगी हो इशिका? इशिका ने अपने सीगा से एक कश ली और बोली, मिस्टर सिंह आपको गलत फहमी हुई है और रही बात नंदिनी और दक्ष के सगाई की तो। बोली हुए इशिका की आंखें गहरी हो गई और वो बोली, दक्ष की सगाई उससे कभी नहीं होती क्योंकि दक्ष रॉय सिर्फ मेरा है, इस जन्म उस जन्म और आने वाले हर जन्म में। ये बोलते हुए इशिका की आंखों में एक जुनून था जो शायद राज के लिए भी नहीं था। निरंजन सिंह ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, उस दक्ष की शादी तुमसे निरंजन सिंह की बेटी से कभी नहीं होगी क्योंकि वो बस एक डॉक्टर मेरी निरंजन सिंह की बेटी से शादी करने के लायक नहीं। तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ दो और उसकी और नंदिनी की शादी होने दी, समझी? निरंजन सिंह की बात सुन इशिका ने हंसते हुए अपनी सुगर बुझाई और निरंजन सिंह को गहरी निगाहों से देखते हुए गहरी आवाज में बोली, जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि मेरे हुए आदमी से बात कर रही हो। उस इंसान? मिस्टर सिंह आप हैं कौन और आपकी औकात क्या है मेरे दक्ष को उस कहने की? आप क्या है? बोलते हुए इशिका ने निरंजन सिंह को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर निरंजन सिंह की आंखों में देखते हुए बोली, आप कोई नहीं है। ना आपकी औकात है ना आपका हक कि आप मेरे मैटर्स में इंटरफेयर कर सके। और मेरे दक्ष के लिए ऐसे शब्द, मैं एक बार को ये सब अपने लिए सुन भी लूं पर उसके लिए कभी नहीं, समझे? इशिका की आंखें देख निरंजन सिंह को लगा कि जैसे वो उन आंखों में खींचा चला जा रहा हो, कैसे कि वो नर्क में जा रहा हो। ऐसा सोचते ही निरंजन सिंह के माथे पर पसीना आने लगा और उसके अपने अंदर बढ़ते डर को काबू करते हुए गुस्से में कहा, इशिका। तभी निरंजन सिंह के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर निरंजन बिकॉज यू आर टॉकिंग टू माई वाइफ। ये आवाज शांत थी पर इतनी ठंडी कि निरंजन सिंह को लगा जैसे कि वो बर्फ में खड़ा हो। आसपास का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा था। इशिका ने जब दक्ष को देखा तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया और वो उठते हुए एक प्यारी स्माइल के साथ बोली, मिस्टर रॉय आपकी नींद कैसे खुल गई? दक्ष इशिका के पास आया और उसके गले लगते हुए बच्चों की तरह बोला, मिस सिंह यहाँ पर इतना शोर है, कोई कैसे सो सकता है? दक्ष की बात सुन इशिका को हंसी आ गई क्योंकि ना ही निरंजन ना ही उसकी आवाज इतनी थी कि वो उसके कमरे तक जा सके और दूसरी बात उसका कमरा साउंड प्रूफ था। ये सोचते हुए इशिका ने दक्ष के बालों को सहलाया फिर निरंजन सिंह से बोली, आप यहाँ से जा सकते हैं और हाँ अपनी नंदिनी को बोल दीजिएगा कि वो दुनिया के किसी भी लड़के को देख सकती है या उसे अपना बना सकती है पर दक्ष रॉय उससे वो 100 कोस दूर रहे क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं और जी चीज मुझे पसंद नहीं होती उसे मैं खत्म कर देती हूँ जैसे उसका आशिक आर्यन सिंघानिया। आप जा सकते हैं। निरंजन सिंह ने गुस्से में इशिका को देखा फिर पर पटक वो वहां से चला गया। चैप्टर 11 कैन आई किस यू? इशिका ने दक्ष के साइन पर अपना सर रखा और एक स्माइल के साथ बोली, क्यों? मिस्टर रॉय मेरे नहीं है? ये सुन दक्ष ने इशिका के गले को चूमते हुए कहा, नहीं मैं तो सिर्फ मिस सिंह का हूँ, इस जन्म उस जन्म और हर जन्म। बोलते हुए दक्ष ने इशिका के थाइस को पकड़ा और उसे अपने कमर के चारों ओर लपेटते हुए उसके कानों के पास फुसफुसा कर बोला, सिर्फ आपका। इशिका ने दक्ष के नीली आंखों में देखते हुए अपने हाथों को दक्ष के गर्दन पर लपेटा और दक्ष के होठों को देखते हुए बोली, अच्छा। दक्ष ने भी इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल। इशिका ने यह सुना तो अपने होठ दक्ष के होठों से बंद कर दिया और उसे बेतहाशा चूमने लगी। दक्ष ने भी अपना एक हाथ इशिका के गर्दन पर रखा और उनकी किस को डीप कर दिया। इशिका कुछ देर दक्ष से दूर हुई और अपने माथे को दक्ष के माथे से छूते हुए बोली, आई लव यू। दक्ष ने यह सुना तो इशिका के होठों को फिर अपने होठों से बंद कर इस बार फ्रेंच किस करने लगा। इशिका जब सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला तो दक्ष ने इशिका के मुंह में अपनी जीभ डाल दी और इशिका के मुंह के हर कोने को चूमने लगा। धीरे धीरे दोनों मदहोश होने लगे और दक्ष के हाथ इशिका के कमर पर और गर्दन पर कसने लगे। कुछ देर बाद दक्ष इशिका से दूर हुआ और इशिका के गालों को चूमते हुए बोला, आई लव यू। इशिका ने यह सुना तो कंफ्यूज होकर कहा, पर जवाब में तो आई लव यू टू कहते हैं ना? ये सुन दक्ष मुस्कुराया और इशिका को अपनी बाहों में लेकर वो सोफे पर बैठ गया और इशिका के बालों को संवारते हुए बोला, आई लव यू टू का मतलब होता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता भी यही हूँ कि तुम भी सिर्फ मुझसे प्यार करो, समझी इशिका? इशिका ने ये सुना तो मुस्कुरा दी। दक्ष ने इशिका को खुद से दूर किया और उठते हुए बोला, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। इशिका ने सुना तो वो बहुत खुश हुई और जल्दी से फ्रेशअप होने चली गई। कुछ देर बाद जब इशिका वापस आई तो इसे खाने की बाहें अच्छी खुशबू आई और वो सीधे किचन में जा पहुंची। इशिका जब किचन के गेट के पास आई तो उसने देखा व्हाइट शर्ट में बाजुओं को फोल्ड किए हुए दक्ष धनिया काट रहा था। दक्ष के शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। इशिका ने दक्ष को देखते हुए मन में कहा, सच में एक आदमी सबसे हैंडसम खाना बनाते हुए ही लगता है।
इशिका अभी यही सोच रही थी कि तभी दक्ष मुड़ा और एक किलिंग स्माइल के साथ सिडेक्टिवली बोला, मिस सिंह आप मुझे चेकआउट कर चुकी? इशिका जो अभी अपने ख्यालों में ही थी उसने बिना सोचे कहा, नहीं अभी कुछ देर और करना है। पर इशिका को तुरंत ही रियलाइज हुआ कि वो क्या बकवास कर रही थी। ये ध्यान में आते ही इशिका के गाल लाल हो गए और इशिका की हालत देख दक्ष को हंसी आ गई, जिसे देख इशिका ने दक्ष को घूरते हुए कहा, मिस्टर रॉय आप हंसना बंद कीजिए वरना। दक्ष ने अपनी हंसी कंट्रोल की और एक टीजिंग स्माइल के साथ बोला, वरना क्या? इशिका ने कुछ सोच और अचानक से अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ते हुए बोली, वरना। बोलते हुए इशिका ने अचानक से दक्ष के एडम एप्पल पर बाइट किया और दक्ष से दूर होते हुए एक विनिंग स्माइल के साथ बोली, वरना ये। बोल वो भागने लगी और दक्ष अपनी जगह जमा हो रहा गया। जब उसे होश आया तो दक्ष ने पहले फ्राइड मंचूरियन राइस में धनिया डाला और उसे मिक्स कर गैस के नॉब को बंद किया और अपने हाथ को धूल बोला, मिस सिंह आज आप नहीं बचेंगी। बोल दक्ष इशिका के पीछे भागने लगा। इशिका ने दक्ष को अपने पीछे आते हुए देखा तो सोफे से तकिया उठा दक्ष पर फेंक मरने लगी। दक्ष इशिका से बचा और उस पर तकिया फेंकने लगा। दोनों एक दूसरे से तकिए से लड़ने लगे। तभी दक्ष ने इशिका के हाथ में पकड़े तकिए को पकड़ लिया और उससे खींचने लगा और कुछ ही देर में तकिया फट गया और दोनों के ऊपर इसके अंदर के पंख गिरने लगे, जिसे देख इशिका अपने ऊपर गिर रहे पंख को देख मुस्कुराने लगी। पर दक्ष ने इस मौके का फायदा उठाकर इशिका के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इशिका सीधे दक्ष के साइन पर आ गिरी और दक्ष सोफे से नीचे फर्श पर। इशिका ने अब हंसना बंद कर दिया और वो दक्ष के आंखों में देखने लगी और दक्ष ने इशिका के गालों से उसके बालों को हटाया और उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, अब आप कहाँ जाओगी इशिका जी? दक्ष ने जी कहते हुए उस पर जोर दिया, जिसे सुन इशिका के गाल फिर लाल हो गए और इशिका ने दक्ष से अपना हाथ छुड़ाना शुरू किया। पर दक्ष ने इशिका की कमर पकड़ उसे अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ गया और इशिका को देखते हुए प्यार से बोला, इशिका जी कैन आई किस यू? जिसे सुन इशिका ने कहा, क्या अगर मैं मना करूंगी तो क्या आप मुझे किस नहीं करेंगे? ये सुन दक्ष मुस्कुराया और इशिका के होठों को चूमने लगा। दोनों इस वक्त अपने दुनिया में खोए हुए थे। दोनों की दुनिया इस वक्त खुशियों से भरी हुई थी, पर किसी की दुनिया तबाह हो रही थी। आर्यन अपने ऑफिस में बैठा टीवी पर आ रही न्यूज को देख रहा था। उसकी सारी इल्लीगल फैक्ट्रीज, कंपनी, क्लब, रेस्टोरेंट सब पुलिस के कब्जे में आ गया था। आर्यन ने अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा, ये सब कैसे हुए? असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता। ये सब पता नहीं कैसे हो गया। मैंने कोशिश की कि ये सब न्यूज में ना आए, पर कोई पीछे से इन सबको हवा दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाया। आर्यन ने गुस्से से असिस्टेंट के ऊपर एक भरी सा पेपर वेट फेंका और बोला, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, मैं तुम्हें सैलरी क्यों देता हूँ? सॉरी बोलने का या एक्सप्लेनेशन देने का? आर्यन का फेंका पेपर वेट असिस्टेंट के सर पर जाकर लगा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। असिस्टेंट ने अपने सर को आपका डरते हुए कहा, सॉरी सर, पर मैं। इसके आगे असिस्टेंट कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तभी आर्यन के ऑफिस में कुछ पुलिस घुसते हुए बोली, मिस्टर आर्यन सिंघानिया यू आर अंडर अरेस्ट। जिसे सुन आर्यन ने पुलिस को देख गुस्से में कहा, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? पुलिस ने हथकड़ी आर्यन के हाथ में लगाते हुए कहा, हाँ आप वो है जो कई सारे इल्लीगल धंधे करता है। बोल। पुलिस आर्यन को घसीटते हुए ले जाने लगा, जिस पर आर्यन ने चीखते हुए कहा, ए पुलिस छोड़ मुझे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। पुलिस ने आर्यन की बातें को इग्नोर करते हुए उससे कहा, आप शांति से चले वरना आप पर मैं दूसरे चार्जेस भी लगा दूंगा। आर्यन चीखते रहा, पर पुलिस ने उसे इग्नोर किया और सीधे उसे जेल में ले गए। नंदिनी को घर में आराम से बैठी फ्रूट्स खा रही थी और दादी के साथ बैठ न्यूज देख रही थी। उसने जब न्यूज में आर्यन को पुलिस की जीप में जाता हुआ देखा तो इसके हाथ से फ्रूट नीचे गिर गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। नंदिनी ने न्यूज को देखते हुए मन में सोचा, ये ऐसा नहीं होना था, बिल्कुल भी नहीं, तो गलत कहाँ हुआ। नंदिनी को नहीं पता था कि वो धीरे धीरे अपने मोहरे खो रही थी, वो भी अपनी गलतियों की वजह से। चैप्टर 52 भला कोई सांसें लेना भूलता है। शाम का वक्त, इशिका का ऑफिस। इशिका अपने ऑफिस में बैठी हुई स्टॉक मार्केट में आर्यन के कंपनी के स्टॉक को देख रही थी और उसने एक स्माइल के साथ कहा, राघव बाय ऑल स्टॉक्स यू कैन बाय, द मोर द मेरियर। ये सुन राघव मुस्कुराया और बोला, यस मैम। इधर नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई अपने हाथ में लिए पासबुक में पैसों की एंट्री देख रही थी, जो थे 1,589 रुपए। नंदिनी ने अपने अकाउंट के बैलेंस को देख मन में कहा, इतने रुपए काफी नहीं है, जितना मैं उसे जानती हूँ वो अब तक कोई बड़ी हस्ती बन चुकी होगी और उसका पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है इतने से पैसे के साथ। दक्ष अपने कार में बैठा किसी से बात करते हुए बोला, 1 करोड़ रुपए, पर नंदिनी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, सर ये पैसे आर्यन सिंघानिया के अकाउंट से निकाले गए थे और फिर नंदिनी ने इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया है। ये सुन दक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, मेरा एक काम करो, नंदिनी को कल कैसे भी बाहर बुलाओ और
कुछ और बातें बता, दक्ष ने काल काट दिया और अपनी सीट से सर टिकाते हुए बोला। डियर नंदिनी, कल तुम्हारा एक बड़ा लॉस होने वाला है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से कंपनसेट करूंगा। एक लड़की लोहे की चैन से बंधी कुर्सी पर कसमसा रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया था। उस लड़की के सर पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली एक मशीन लगी हुई थी जिससे उसे करंट दिया जा रहा था। धीरे धीरे कुर्सी पर बंधी लड़की ने छटपटाना बंद कर दिया और वो अब धीरे धीरे बेहोश होने लगी कि तभी डॉक्टर्स ने इलेक्ट्रिक शॉक देना बंद कर दिया और वहां से चले गए। कुर्सी पर बैठी लड़की को जैसे अब इन सबसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि तभी किसने उससे कहा, इशिका सिंह कैसा लग रहा है अब पगल खाने में आकर। अरे नहीं, मैं तुम्हें इशिका कहूं या फिर अवंतिका? बोलो। बोलते हुए इशिका के सामने खड़ी लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी थी, उसने एक घटिया एक्सप्रेशन के साथ इशिका के गालों पर खींचकर चाटा मारा और बोली, होश में आओ अवंतिका, होश में आओ, देखो मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, हा 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 हा। पर इन सब के बावजूद भी कुर्सी से बंधी इशिका को होश नहीं आया और वो बेहोश हो गई। तभी किसी ने उसके कान में कहा, मैं हूँ यहाँ इशिका, मैं हूँ। ये ठंडी आवाज जो कितनी मधुर थी, सुन इशिका की आंख खुलने लगी और उसने अपने सामने दक्ष का परेशान चेहरा देखा। इशिका ने दक्ष के हाथों को कसकर पकड़ रखा था जिससे इशिका के नाखून अब दक्ष के हाथ में घुस चुके थे। इशिका ने जैसे ही ये महसूस किया वैसे ही उसने दक्ष का हाथ छोड़ दिया और बैठते हुए दक्ष के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दक्ष ये कैसे? तुमने अपना हाथ मेरे हाथ से निकाला क्यों नहीं? देखो अब खून बहने लगा है, मैं क्या करूं? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, चलो। दक्ष ने इशिका के हाथ को पकड़ते हुए उसे शांत करते हुए कहा, इशिका मैं ठीक हूं, पर तुम ठीक हो ना? तुम कोई अजीब सपना देख रही थी क्या? इशिका ने ये सुना तो उसे अपना सपना याद आया। फिर उसने दक्ष के चेहरे पर परेशानी देख एक मुस्कान के साथ कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस खैर चलो मैं दवाई लगा देती हूँ तुम्हारे हाथ पर, देखो कितना खून बह रहा है। बोलते हुए इशिका जल्दी से अपने बिस्तर से उठ बाथरूम की तरफ चली गई। इशिका को जाते हुए देख दक्ष ने अपनी मुट्ठी कस ली और मन में बोला, कुछ तो छुपा रही हो इशिका, तुम पर क्या है जो मैं मिस कर रहा हूँ? इशिका बाथरूम में खड़ी अपने मुंह पर पानी डालते हुए सोचने लगी, भला नंदिनी वहां पर क्या कर रही थी और ये सपना इतने दिनों बाद, और नंदिनी ने मुझे अवंतिका क्यों बुलाया और वो खुद जैसी लग भी नहीं रही थी। यही सब सोचते हुए इशिका ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, लगता है नंदिनी के पीछे फिर आदमियों को लगाना पड़ेगा। सोचते हुए इशिका ने टॉवल से अपना चेहरा साफ किया और फर्स्ट एड किट लेकर कमरे में आई और दक्ष के हाथ पर पट्टी करते हुए बोली, दक्ष अगली बार से ऐसा मई करना, देखो कितना लग गया है। दक्ष ने इशिका की आंखों ने अपने लिए फिक्र देखा तो एक स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, अगर आज मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देता तो तुम खुद को चोट पहुंचा लेती, और तुम मेरे लिए खुद से भी ज्यादा कीमती, जो तो मेरे रहते तुम्हें एक खरोच भी नहीं लग सकती, और ये तो बस मामूली सी चोट है, कल को मुझे अगर गोली। पर इशिका ने दक्ष की बात को काटते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख सीरियस होकर कहा, दक्ष अगली बार ऐसी बातें मत करना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें एक खरोच तक आए, समझे? इशिका के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देख दक्ष ने एक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, नहीं कहूंगा पर कर तो सकता हूं ना? इस पर इशिका ने उसे घूर कर देखा तो दक्ष ने इशिका के गालों को चूम लिया और प्यार से बोला, ठीक है बाबा, अब दवाई तो लगा दो। ये सुनते ही इशिका ने दक्ष के हाथ पर आराम से फूंकते हुए दवाई लगाई। फिर दवाई लगाने के बाद इशिका ने फर्स्ट एड किट वापस रखा और कमरे में आए तो उसने देखा कि दक्ष उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। ये देख इशिका भी उसके पास आई और दक्ष के सीने पर अपना सर रख अपने हाथ दक्ष के चारों ओर लपेट बोली, आज तुमने मुझे मिस किया? इस पर दक्ष ने इशिका के कमर में अपने हाथ लपेटे और एक स्माइल साथ बोला, नहीं। तो इशिका ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? इस पर दक्ष ने इशिका ने आंखों को चूमा जिससे इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और दक्ष ने कहा, क्योंकि याद उन्हें करते हैं जिन्हें हम भूलते हैं, और आप तो हमारी सांसें हैं, अब भला सांस लेना कोई भूलता है? इस पर इशिका के चेहरे पर एक सुकून की स्माइल आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। पर यह जेल में फंसा आर्यन, उसके आंखों से तो नींद ही गायब थी। आर्यन ने अपने असिस्टेंट से फाइल ली और उसे पढ़ते हुए चिल्लाया, इशिका सिंह। चैप्टर 53 सजा। तुमने मेरे प्रेम का, विश्वास का, हमारे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाया है अक्षांश। तुमने मुझसे जो बदला लिया इसे मैं एक बार को क्षमा कर देती, परंतु तुम्हारी राजकुमारी नंदिनी ने जिन 7,000 लोगों की प्राण लिए हैं उसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। तुम मेरे पति होने के नाते मुझे बचाने में असफल रहे, मुझे नर्क में जाने दिया। तुमने सेनापति होने के नाते जो हमेशा सत्य के लिए खड़ा होता है वो मेरे 7,000 लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ और उन निर्दोषों की मृत्यु होने दी। तुम जिसने मुझे 7 वचन दिए थे वो उन 7 के 7 को नहीं निभा पाया, परंतु मैंने तुम्हें दिए हर वचन को निभाया, और आज मैं अवंतिका अपने आखिरी वचन को निभाऊंगी। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगी परंतु मैं उस प्रेम को भूल जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारी पत्नी रहूंगी परंतु मैं कभी नहीं तुम्हें अपनाऊंगी।
तुम मुझे ढूंढोगे, मेरे प्रेम को जितना चाहोगे तुम जीतोगे, परंतु अंत में तुम सब खो दोगे। मैं जा रही हूँ तुमसे इस नर्क से भी बदतर स्वर्ग से दूर, मेरे 7 जन्मों का सफर तय करने। अगर तुम मुझे ढूंढ पाए और मेरे प्रेम को जीत पाए तो मैं तुम्हें अपना लूंगी, परंतु याद रखना यदि तुम मुझे पाने में नाकामयाब हुए तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मरूंगी और इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। दक्ष की आंख अचानक से खुली और उसने अपना सर मसलते हुए कहा, फिर से वही आवाज। तभी किसी ने दक्ष के गालों को छूते हुए कहा, मिस्टर रॉय शॉपिंग पर चले। दक्ष ने अपने बाहों में लेटी लड़की को देखा, फिर एक स्माइल के साथ बोला, स्यो पर मुझे क्या मिलेगा? ये सुन इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? दक्ष ने इशिका के कमर को अपनी पकड़ में करते हुए कहा, मिस सिंह, क्या आप मिस सिंह से मिसेज रॉय बनना चाहेंगी? ये सुन इशिका की आंखें चमक गई और उसने कुछ सोचकर कहा, बन तो सकती हूँ पर मेरे पास काम बहुत है और साथ में अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसके आपको 1 हफ्ते इंतजार करना होगा। क्या ये चलेगा? इशिका की बात सुन दक्ष की आंखें चमक गई और उसने तुरंत बैठते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पर मिस सिंह आप अपनी जुबान से हट नहीं सकती अब। इस पर इशिका ने दक्ष की गोद में बैठते हुए एक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, और वैसे भी इशिका सिंह जी कहती है वो करती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं मुकर जाऊंगी। ये बात सुन दक्ष मुस्कुराया और खुश होते हुए बोला, तो ठीक है। आज मौसम काफी खराब था और काफी हवाएं चल रही थी। अंश अपने भाई के साथ बैठा कुछ बातें कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अंश ने फोन निकाला और नंबर देखा तो ये इशिका का कॉल था। राज ने भी इशिका का नाम पढ़ा और उसकी आंखें चमक गई और उसने ध्यान से अपने कानों को अंश की बातें सुनने के लिए खड़े कर किए। अंश ने कॉल पे किया तो इशिका की आवाज आई, अंश कैसे हो तुम? अंश ने एक स्माइल के साथ कहा, इशिका मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? इशिका ने अपनी कार चलाते हुए एक कनिंग स्माइल के साथ स्वीट आवाज में कहा, मैं अच्छी हूँ, वैसे तुम अभी फ्री हो क्या? ये सुन अंश ने अपनी वॉच देखी और खड़े होते हुए बोला, हाँ क्यों? इशिका ने कहा, वो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अंश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कहाँ मिलना है? इशिका ने अपनी कार को एक पार्क के सामने रोका और बोली, उसी पार्क में जहां हम सब बचपन में मिलते थे। ये सुन अंश ने वहां से जाते हुए कहा, ठीक है मैं पहुंचता हूँ। बोल अंश ने फोन काट दिया और राज से जाते हुए बोला, भाई मैं इशिका से मिलने जा रहा हूँ, हमारे बचपन में हम जिस पार्क में खेलते थे ना उसमें। ये सुन राज ने अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए कहा, ठीक है, और अंश के जाते ही राज भी उसके पीछे पीछे चल दिया। 30 मिनट बाद पार्क अंश इशिका के बगल में आकर बैठा और चारों तरफ देखते हुए बोला, ये अभी भी वैसा ही है जैसा तब था, कुछ नहीं बदला। इशिका ने भी चारों तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, हाँ वो क्या है ना, राज को ये जगह बहुत पसंद थी तो मैंने इस पार्क के टेंडर के लिए अप्लाई कर इसे हर साल वैसे ही रखने की कोशिश की थी, पर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब करने की जरूरत है। इस पर अंश ने इशिका को देखते हुए पूछा, क्यों? इशिका ने अंश को देखते हुए एक स्माइल के साथ अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखा, फिर अंश को देख बोली, अंश तुम्हें पता है मैंने दक्ष को ये बात बता दी कि मेरे और राज के बीच क्या हुआ था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझसे कहा कि इसे बस मैं चाहिए और उसे बस मेरे आज और आने वाले कल से फर्क पड़ता है। बीते हुए कल में वो नहीं था पर वो चाहता है कि मेरे आने वाले कल में वो जरूर हो, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं 1 हफ्ते बाद दक्ष से शादी करूंगी और एक नई जिंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगी। इशिका बातें सुन अंश ने इशिका के लिए खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है इशिका, हमें हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलते जो हमें हमारे कल के साथ अपना ले, पर दक्ष ने वो किया जिससे पता चलता है कि वो सच में तुम्हारी केयर करता है और मैंने देखा है को बार को वो कैसे तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। बोल अंश ने इशिका को गले लगा लिया। इशिका के गले लगते ही अंश के आंखों में खुशी की जगह अब हल्के दर्द ने ले ली थी, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और इशिका को एक स्माइल देते हुए बोला, मुझे अपनी शादी में जरूर इनवाइट करना। ये सुन इशिका ने कहा, बिल्कुल, वैसे अंश मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। ये कहते हुए इशिका के चेहरे पर झिझक थी, जिसे देख अंश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, बताओ? इशिका ने थोड़ा परेशान दिखते हुए झिझक के साथ कहा, वो निरंजन सिंह जिंदा है, ये बात तो तुम्हें पता ही है ना? इस पर अंश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ तो? इशिका ने अपने गाल पर आते बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, वो निरंजन सिंह मेरे घर आया था, वो मुझे कह रहा था कि मुझे दक्ष को छोड़ देना चाहिए और नंदिनी और दक्ष की शादी होने देनी चाहिए और मुझे राज से शादी करनी चाहिए। पर अंश तुम तो जानते ही हो ना कि राज और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें हमेशा उससे शादी करनी चाहिए। जी हमें प्यार करे और दक्ष मुझे प्यार करने लगा है, तो मैं अब राज और नंदिनी की जिंदगी में नहीं आना चाहती। तो क्या तुम राज से बात करोगे कि वो नंदिनी से जल्द ही शादी कर ले, ताकि निरंजन सिंह मुझे ये सब ना कहे? इशिका की बातें सुन अंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आज ही भाई से इस बारे में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो।
इशिका ने अंश की बात सुन उसे गले लगाया और फिर उससे दूर होते हुए बोली, तो ठीक है अंश, मैं चलती हूँ। अंश ने भी इशिका को गले लगा लिया और बोला, ठीक है। इशिका वहां से चली गई और इशिका के जाते ही अंश ने अपने बेंच के पास के पेड़ को देख कहा, भाई इशिका गई, आप बाहर आ सकते हो। अंश की बात सुन राज पेड़ के पीछे से बाहर आया और अंश के बगल में बैठते हुए बोला, अंश मुझे लग रहा है कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। राज की बात सुन अंश ने भी अपने मन में कहा, हाँ भाई मैंने भी, और अब मैं अपनी गलतियों को मिटा भी नहीं सकता। राज ने आसमान में देखते हुए कहा, अंश मुझे लग रहा है कि मैं इशिका को पसंद करने लगा हूँ। इस पर अंश ने राज के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई आप इशिका के लिए कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज आप जल्द से जल्द भाभी से शादी कर लीजिए। बोल अंश वहां से चला गया और राज अकेले बेंच पर बैठा इशिका की बारी को सोचने लगा। वो मेरे आज और आने वाले कल में रहना चाहता है, वो मुझे पसंद करने लगा है, मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। नंदिनी से शादी कर ले। भाई आप इशिका के लिए कुछ कर सकते हैं तो भाभी से शादी कर लीजिए। मैंने राज के लिए इसे वैसे ही रखा। इशिका की कही हुई बातें राज के कानों में गूंजने लगी और उसके दिल में जो छोटा सा पेड़ था वो बड़ा हो गया और फूल फलों में तब्दील हो गए। राज बिना जाने ही अपना दिल इशिका पर हार चुका था और अब राज को इशिका पर दिल हारने की सजा मिलने वाली थी। चैप्टर 54। राज शाम तक घर में आया और आते ही उसने सभी को लिविंग रूम में बैठे बात करते हुए सुना। माँ आपने दवाई ली? अरे निर्मला तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो, ली है मैंने दवाई। चलो अच्छा है। राज ने भी सभी के बीच में बैठते हुए एक झूठी स्माइल के साथ कहा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजेश जी ने चाय पिए हुए कहा, हाँ बोलो राज। राज ने वहां खड़ी नंदिनी को देखा जिसके हाथ में ट्रे थी और हाथों पर एक मुस्कान और बोला, मैं नंदिनी से 2 दिन बाद शादी करना चाहता हूँ। राज की बात सुन सभी घरवाले हैरान रह गए। निशा ने खुश होते हुए कहा, सच में जीजू? राज ने निशा के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ। अंश भी अपने भाई को देखने लगा और अचानक से उठते हुए बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। बोल अंश वहां से चला गया। नंदिनी जो राज बात सुन हैरान थी, उसने मन में अपने दांत पिसते हुए कहा, ये क्या मुसीबत है, अगर मैंने इस आदमी से शादी कर ली तो मैं अवंतिका को कैसे ढूंढूंगी। तभी नंदिनी के फोन पर एक मैसेज आया। नंदिनी ने अपने फोन को खोला और देखा तो मैसेज में लिखा था, जानना चाहती हो उसके बारे में तो 20 मिनट में हाईवे पर मिलो। ये मैसेज पढ़ नंदिनी के हाथ कांपने लगे और वो जल्दी से किचन में चली गई। नंदिनी ने उस मैसेज को कई बार पढ़ा, फिर चुपके से घर से निकल वो हाईवे के लिए निकल गई। नंदिनी जब हाईवे पर आई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, तभी किसी ने उसके सर पर हमला किया और नंदिनी बेहोश हो गई। दक्ष ने अपने लैब के टेबल पर बेहोश नंदिनी को देखा, फिर मुस्कुराया और अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर उसने ग्लव्स पहने और एक इंजेक्शन नंदिनी को लगाया। फिर एक छोटी सी डिवाइस उसने नंदिनी के माथे पर रखी और नंदिनी के शरीर से धीरे धीरे खून निकालने लगा। ये प्रोसेस 2 घंटे तक चला और वो डिवाइस को नंदिनी के माथे पर थी वो अचानक से बजने लगी, जिसे देख दक्ष ने नंदिनी का खून निकलना बंद किया और नंदिनी के आंख से गर्म वाले आंसू को उस डिवाइस में कलेक्ट कर लिया। कुछ देर बाद नंदिनी को देवरा हाईवे पर छोड़ा गया और दक्ष वह से चला गया। दक्ष अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ अपने दादाजी से बात कर रहा था। दादू काम हो गया है, मैं आपके पास वो दोनों चीजें भेज रहा हूँ, आप चेक करके बताएं कि क्या हमें जो चाहिए वो यही है या कुछ और। दादाजी ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, दक्ष तुमने काम सच में काफी जल्दी कर दिया, खैर तो तुम वापस कब आ रहे हो। दक्ष ने अपने लिए एक सिगार जलाई और उसे पीते हुए बालकनी से बाहर देखते हुए कुछ सोच बोला, 1 महीने में। इधर इशिका अपने कमरे में बैठी अंश के मैसेज को पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा कि राज और नंदिनी की शादी 2 दिन में है। ये पढ़ इशिका ने हंसते हुए खुद को आईने में देख धीरे से कहा, राज तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। तुमने मुझे इशिका सिंह को, जो सिंह परिवार की राजकुमारी थी, उसे उसके तख्त से फेंक गरीबी में धक्के दिलाए थे ना। तुमने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें करी थी पर तुमने मुझे देख क्या कहा। इशिका ये पाप है, इसे इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं। तो राज खून के बदले खून, अब तुम नंदिनी से शादी करोगे फिर बच्चे भी, पर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी, वादा है मेरा तुमसे और मेरे बच्चे से। इशिका ने अपना फोन ड्रेसिंग टेबल से उठाया और राघव को कॉल कर बोली, हेलो राघव, चोपड़ा इंडस्ट्रीज की बर्बादी की शुरुआत कर दो। राघव ने दूसरी तरफ से कहा, बिल्कुल मैम, डोंट वरी। इटली के एक पोर्शे इलाके के एक बड़े से बंगले में एक औरत जो 80 साल की होगी, उसने अपने हाथ में एक बिल्ली को पकड़ रखा था। उस औरत ने अपनी बिल्ली सहलाते हुए अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए कहा, वसंत क्या सच में दक्ष वापस आ रहा है। वसंत ने अपनी मालकिन को देखा जो इस वक्त काफी रिलैक्स लग रही थी, पर उसे अपने मन में पता था कि इस रिलैक्सेशन के पीछे क्या छुपा था, इसलिए उसने सच सच जवाब दिया, जी मालकिन। इस औरत ने अपनी बिल्ली को सहलाते हुए फिर कहा, मैंने सुना है उसकी मंगेतर भी आ रही है। इस पर वसंत ने अपन गला साफ करते हुए कहा,
जी वो जल्द ही छोटे साहब की पत्नी बनने वाली है। इस पर उस औरत ने एक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा सच में, तब तो हमें उस लड़की से मिलना ही होगा। वसंत, वो कितने दिन में आ रहे हैं? वसंत ने कहा, मालकिन मालिक बता रहे थे कि 1 महीने में। तभी उस औरत को कुछ याद आया और उसने पूछा, वैसे मनोज का कुछ पता चला? इस पर वसंत ने थोड़ा परेशान दिखते हुए कहा, वो छोटे मालिक के हाथों मारे गए। ये बात सुन कादम्बरी जी बिल्कुल हैरान नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि दक्ष को आज नहीं तो कल सच्चाई पता चलेगी ही और तब मनोज को कोई नहीं बचा पाएगा। कादम्बरी रॉय, दक्ष की दादी और रॉय परिवार की कर्ता-धर्ता। दक्ष के इंडिया जाने के बाद सारा बिजनेस अंडरवर्ल्ड इन्होंने ही संभला है, तो इन्हें पता है कि कौन कितने पानी में है। ईशानी के मरने के बाद दक्ष की हालत देख कादम्बरी जी को अपने पोते के लिए बेकार लगा, तो उन्होंने उसे कुछ सालों की छुट्टियां दी थी। पर अब जब दक्ष आ रहा है, ये बात जानकर कादम्बरी जी बहुत ही ज्यादा खुश हुई। पर कोई और भी उसके साथ आ रहा है, ये बात कादम्बरी जी को थोड़ी अक्काची लगी। पर किसने कहा था दक्ष को इशिका से शादी करने के लिए? तो अब दक्ष जब रॉय खानदान की नई मालकिन ला रहा है, तो कादम्बरी जी को उसे टेस्ट करना ही होगा। चैप्टर 55 खेल अभी खत्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद इशिका सफेद कांच के काम वाली साड़ी पहन तैयार हुई। बालों की लंबी चोटी बना, हाथों में चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े झुमके पहन तैयार होकर उसने आखिरी बार खुद को आईने में देखा। फिर नीचे आए तो देखा दक्ष वहां पर ब्लू 3 पीस सूट पहने उसका इंतजार कर रहा था। इशिका ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए दक्ष को सके एक स्माइल के साथ कहा, माय डियर यू आर लुकिंग हॉट। दक्ष ने अपना हाथ इशिका की तरफ बढ़ाकर एक स्माइल के साथ कहा, वेल यू आर लुकिंग गॉर्जियस माय लव। इशिका ने अपना हाथ दक्ष के हाथ में रखा और दोनों साथ में इशिका के घर से निकले। दक्ष ने इशिका के लिए उसके कार का दरवाजा खोला और इशिका अंदर बैठी। दक्ष भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और चोपड़ा मैंशन की तरफ चल दिया। चोपड़ा मैंशन राज नंदिनी के साथ मंडप में बैठा हुआ था। पंडित जी उसकी शादी का मंत्र पढ़ रहे थे, पर राज का ध्यान मंत्रों या उसके बगल में बैठी दुल्हन के जोड़े में नंदिनी पर नहीं था, बल्कि उसकी नजर तो दरवाजे की तरफ थी। मंडप में बैठे दोनों लोग जिसने से एक ने कभी सोचा था कि वो अपनी इस पत्नी को जल्द जो तलाक दे देगा और अपने प्यार इशिका से शादी कर लेगा, और दूसरी नंदिनी जिसने पहले कभी सोचा था कि वो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, इस वक्त दोबारा उसी मंडप पर बैठने पर दोनों के ख्याल फिर अलग था। जहां एक सोच रहा था कि वो नंदिनी से शादी कर इशिका को उसके प्यार के साथ खुश देख अपनी जिंदगी बिता लेगा, तो दूसरी सोच रही थी जल्द ही वो अवंतिका का पता लगा उसे मार डालेगी, फिर वापस जहां से वो आए हैं वहां चली जाएगी। पर दोनों इस बात से अनजान कि ये शादी दोनों के सपनों की और उनकी बर्बादी थी। राज जिसे इशिका का इंतजार था, उसने आखिरकार कांच से काम की हुई सफेद साड़ी में लिपटी खूबसूरत इशिका को देखा तो उसके बगल में ब्लू सूट में दक्ष को। राज ने जब दोनों को साथ में देखा तो उसके दिल में एक दर्द उठा, पर यूं सोच कि इशिका की खुशी अब राज में है, उसने अपना सर नंदिनी की तरफ मोड़ लिया। इशिका ने राज और नंदिनी को देखा। दोनों के ही चेहरों पर झूठी मुस्कान थी। राज के झूठी मुस्कान को देख इशिका ये समझ सकती थी कि वो खुश क्यों नहीं था, पर नंदिनी की झूठी मुस्कान, ये बात इशिका को समझ में नहीं आ रही थी, पर इशिका को फिर भी एक खुशी महसूस हुई। जल्द जो राज और नंदिनी की शादी पूरी हुई और पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दक्ष भी आज बहुत खुश था, क्योंकि पहले उसे अक्सर इस बात का डर लगा करता था कि इशिका उसे छोड़ एक दिन राज के पास चली जाएंगी, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। सोच दक्ष को आज राज कुछ ज्यादा ही सुहा रहा था। राज, नंदिनी, दक्ष और इशिका इस बात से अनजान थे कि कोई इन सबको कहीं दूर से देख रहा था। एक अंधेरी सी जगह में इस वक्त एक काला साया अपने सामने चल रहे वीडियो को देख रहा था। ये काला साया वही था जो अक्सर इशिका को शांत करने आता था। पाव ऑफ काला साया, शांतनु। पाव मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे शांतनु खुद से बात कर रहा है, ये उसका नजरिया है। इंसान सच में विचित्र प्राणी है। मैं खुद एक इंसान नहीं हूं, मैं तो बस एक आत्मा हूं, या साफ शब्दों में कहूं तो नर्क का पूर्व महाराज, जिसने अपने सिंहासन को अवंतिका यानी इशिका को दिया था। अवंतिका, अवंतिका का मतलब होता है जो सबसे परे हो, जो सबसे ऊपर हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कि अवंतिका थी। चलिए मैं आप सबको अवंतिका की कहानी बताता हूं और एक राज से पर्दा उठाया हूं। अवंतिका पहले पृथ्वी पर एक तुच्छ मनुष्य थी, पर उसकी मां स्वर्ग की राजकुमारी, जिसने स्वर्ग के खिलाफ जाकर अवंतिका के पिता से विवाह किया था। पर क्योंकि अवंतिका की मां स्वर्ग के खिलाफ गई तो महाराज ने उन्हें निकल दिया, जिसके बाद वो पृथ्वी पर अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। समय बीता और अवंतिका पैदा हुई। अपनी मां से उसे स्वर्ग की कुछ शक्तियां प्राप्त हुई थी। फिर उसे उसके गिरी ने आगे बढ़ने की विद्या दी और करीबन 100 साल के अंतराल में ही वो सफल हुई और स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गई, जिसके बाद महाराज को वापस अवंतिका के परिवार को अपनाना पड़ा। परंतु पहले हुए अपमान को ना भूल पाने के चक्कर में अवंतिका की मां पृथ्वी पर अपने परिवार के साथ रही और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अवंतिका को स्वर्ग जाना पड़ा। और यही शुरुआत हुई अवंतिका और अक्षांश के प्रेम की और उनके 7 जन्मों के सफर की।
अवंतिका जब स्वर्ग में आए तो वो अक्षांश से मिली, धीरे धीरे वो अक्षांश से प्रेम करने लगी और अंत में दोनों ने विवाह कर लिया। अवंतिका हमेशा से जानती थी कि अक्षांश कुछ तो उससे छुपा रहा है, पर कहते हैं ना प्रेम विश्वास पर टिक होता है, तो अवंतिक ने कभी अक्षांश पर शक नहीं किया और ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए, पर इन 7 वर्ष में बहुत कुछ बदल चुका था। जहां पहले अक्षांश अवंतिका से कमजोर हुआ करता था, वही वो अब उससे भी ताकतवर हो चुका था। और क्योंकि अक्षांश जो हमेशा से अवंतिका से नफरत करता था, उसने अवंतिका को जहर देना शुरू किया और अवंतिक के हृदय में 100 श्रापित नाखून घुसा दिए, जिससे धीरे धीरे अवंतिका की शक्तियां लुप्त हो गई। पर इन सब में जो एक चीज अक्षांश ने नहीं सोची वो था अवंतिका के लिए उसका प्रेम। अवंतिका एक दयालु पारी थी जो सबको माफ कर देती, जो किसी की भी गलतियों को, लोगों के बुरी बातों को दिल से नहीं लगती, जो हमेशा बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ही लेती। ये सब अक्षांश के हृदय में अवंतिका के लिए प्रेम जगा चुके थे। पर 100 वर्ष का नफरत जो अक्षांश ने अवंतिका के मां के लिए पाला था, वो अक्षांश के 7 वर्ष के प्रेम से जीत गया। इसलिए जब राजकुमारी नंदिनी ने अक्षांश को पाने के लिए अवंतिका को जान से लगभग मार ही दिया और उसके माता पिता समेत जहां वो पली बड़ी उस गांव को समाप्त कर दिया, तब अक्षांश ने नंदिनी को नहीं रोका। पर अंत में अक्षांश को ये एहसास हुआ कि अवंतिका के लिए उसका प्रेम उसकी नफरत से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अवंतिका तब नर्क में प्रवेश कर चुकी थी। मुझे अभी भी वो पल याद है, अवंतिका के वो बोल जो वो ना जाने कब से दोहराए जा रही थी। 7,000 प्राण, 7 वर्ष का प्रेम, 100 श्रापित नाखून। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्रेम करते हैं? मैं नर्क का राजा था, क्योंकि मेरे पास ना ही दर्द महसूस करने की क्षमता थी, ना ही मैं किसी भाव को महसूस कर सकता था। उस दिन अवंतिका ने मुझसे एक सौदा किया था, मेरा पवित्र हृदय जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है, जो किसी के भी सारे पापों को नष्ट कर उसे मुक्ति दे सकता है। मैं उसके बदले इस नर्क की सारी बुराई, सारी ताकत, सारी शक्तियां चाहती हूँ। एक पवित्र हृदय जिसकी तलाश मुझे लाखों वर्षों से थी, वो मेरे सामने था। मैंने अवंतिका को नर्क की महारानी बनाया और बदले में उससे उसका हृदय ले लिया, जिसके पश्चात अवंतिका को सिर्फ बदला चाहिए था, जो उसने जल्द ही लिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और राजकुमारी नंदिनी को मार डाला, परंतु अवंतिका अपने प्रेम से फिर हार गई और उसने अक्षांश को एक और मौका दिया, जो 7 जन्म थे। 7 जन्म क्यों? क्योंकि विवाह के समय अवंतिका ने अक्षांश के साथ 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का बंधन। वो उन बंधनों से आजाद होना चाहती थी, क्योंकि अगर वो इस आखिरी बंधन से आजाद हो जाती तो उसके हृदय में जो प्रेम अक्षांश के लिए था वो समाप्त हो जाता, और उसका प्रेम अक्षांश के लिए समाप्त हो। इसके लिए अवंतिका ने मुझसे मदद मांगी, जो थी कि 7 जन्मों में वो किसी भी बार अक्षांश से प्रेम न कर पाए। और मैं 6 जन्म तक सफल रहा। हर बार अक्षांश को अवंतिका का प्रेम नहीं मिला, परंतु इस बार अवंतिका अक्षांश से प्रेम न कर सके, इसलिए मैंने उसको ईशानी की शरीर में मारने की कोशिश की, परंतु इस बार अक्षांश ने उसे बचा लिया और इशिका सिंह, जो एक जन्म में राजकुमारी नंदिनी के हाथों मारी जा चुकी थी, उसके शरीर में डाल दिया। तो मैंने भी अवंतिका के दिमाग में ये बात डाली कि वो इशिका है, जो एक नोवेल में है और राजकुमारी नंदिनी के हाथों मरेगी। पर पता नहीं कहाँ गलती हुई और अवंतिका अक्षांश से प्रेम करने हो लगी। परंतु ये खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या होगा अगर अवंतिका को उसकी सारी यादें वापस मिल जाए? क्या फिर भी वो अक्षांश से प्रेम कर पाएगी? और क्या अक्षांश स्वर्ग को अवंतिका से बचा पाएगा? नहीं, कभी नहीं। चैप्टर 56 दुनिया को आग लगा दूंगी। इशिका ने राज और नंदिनी को देखा, जिनकी शादी अब तक पूरी हो चुकी थी और दोनों मीडिया के सामने एक लविंग कपल की तरह फोटो खिंचवा रहे थे। ये देख इशिका ने एक वाइन की ग्लास उठाई और वाइन पीते हुए मन में बोली, राज, मेरा पहला प्रॉमिस जो मैंने तुमसे उस रेस्टोरेंट में किया था वो लगभग पूरा हो गया। अब तुम जिस धोखे के खिलाफ थे वही धोखा पूरी जिंदगी खुद को और अपनी सो कॉल्ड नंदिनी को दोगे। कांग्रेट्स। सोचते हुए इशिका मुस्कुराई और दक्ष के साथ सभी से मिल वहां से जाने लगी और मन में बोली 3.2.1। और इशिका के एक बोलते ही राज ने इशिका को आवाज दी, इशू। इशिका मुड़ी और राज को देख मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राज। राज ने जब इशिका के कमर पर दक्ष के हाथ देखे तो राज ने अपनी हाथ की मुट्ठी बना ली, फिर एक स्माइल के साथ इशिका से अपनी जलन छुपाते हुए बोला, इशिका, वो अंश बता रहा था कि तुम शादी कर रही हो? इशिका ने इस बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें पता है मैं अभी दक्ष से कह रही थी कि क्या वो मेरे फेवरेट कलर की शेरवानी पहनेगा, तो ये बोला कि शादी में सफेद नहीं लाला पहनते हैं, तो मैं सोच रही थी हम एक वेस्टर्न वेडिंग भी करें, कैसा रहेगा? ये सब बोलते हुए इशिका की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगी, जिसे देख राज के दिल में एक टीस से उठी, पर उसने खुद को कंट्रोल में किया और बोला, ओह अच्छा है, तो कब है शादी? इस बार दक्ष ने कहा, 5 दिन बाद। तो राज, हम चलते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है और कल माँ को भी एयरपोर्ट से पिक करने जाना है, तो आज जल्दी आराम करेंगे तो कल जल्दी जा पाएंगे। राज ने दक्ष की बातें सुनी तो उसने हल्के से अपना सर हिलाया और इशिका दक्ष के गले लगी और बोली, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूं कि तुम्हें आखिरकार तुम्हारा प्यार मिल गया। इशिका की बाय राज के दिल पर सुइयों की तरह थी, पर उसने खुद को इशिका के सामने टूटने से रोका और इशिका को गले लगाकर बोला,
मैं भी तुम्हारी जिंदगी के नई शुरुआत के लिए खुश हूँ। इशिका राज के घर से दक्ष के साथ चली गई। औरत वो इशिका को जाते हुए देखता रहा। उसे उसके दिल में एक बार को ख्याल आया कि जाकर वो इशिका से बोल दे कि वो उससे बहुत प्यार कार्य है, पर इशिका के चेहरे की स्माइल याद कर वो रुक गया। नंदिनी जो राज, इशिका और दक्ष को देख रही थी, उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और मन में गुस्से से आग बबूला होते ही बोली, मैं इस इशिका को अवंतिका से पहले ही खत्म कर दूंगी। बोल नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश की, पर उसे पता चला कि उसके पास उसकी शक्तियां हैं ही नहीं, और ये बात जानते ही नंदिनी जल्दी से अपने कमरे में चली गई। नंदिनी कमरे में आई और वापस अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करने लगी, पर वो फिर नाकामयाब रही, और ये होते ही नंदिनी वही पास में पड़े वास को जमीन पर फेंक चिल्लाकर कहा, अक्षांश। नंदिनी की शक्तियां उसे उसके यादाश्त वापस मिलने पर वापस मिल चुकी थी, पर उसकी शक्तियां गायब हो गई। पर वो कैसे? इधर दक्ष अपनी कार ड्राइव कर रहा था और इशिका लोफी के गाने सुन रही थी कि तभी दक्ष के फोन पर एक मैसेज आया। दक्ष ने इस मैसेज को पढ़ा तो वो उसके दादा का मैसेज था, जिसमें लिखा था, दक्ष, इसमें वो सब है जिससे इशिका की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हो जाएगी और वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से जी सकती है। ये मैसेज दक्ष के लिए ऐसी थी कि जैसे किसी ने उसे एक नई जिंदगी दे दी हो। दक्ष ने स्माइल करती इशिका को देखा, फिर वो भी मुस्कुरा दिया। दक्ष रॉय के लिए सिर्फ दो चीजें सबसे जरूरी हैं, एक इसकी इशिका और दूसरा उसका परिवार। दक्ष ने इशिका को देखते ही मन में कहा, भगवान से मांगी हुई दुआ हो, तुम मेरे जीने की वजह हो। मैं शैतान से भी लड़ सकता हूँ सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने के लिए, तो ये मौत क्या थी? दक्ष ने इशिका का हाथ एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील और इशिका के हाथों को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इशिका ने दक्ष की बात सुनी तो हैरान हो गई और कंफ्यूज होकर बोली, अचानक से क्या हुआ आपको मिस्टर रॉय? दक्ष ने सामने देखते हुए कहा, अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मैं अब एक बिल्ली के बगैर अपनी जिंदगी जीना रो दूर पर अब सोच भी नहीं सकता। दक्ष की बात सुन इशिका ने भी दक्ष के हाथ को चूमा और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, मैं तो एक लोमड़ी के बगैर एक पल नहीं जी सकती। तो मिस्टर रॉय, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप काबू मुझे छोड़कर गए तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। इशिका अभी ये सब बोल ही रही थी कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। अक्षांश, आप सिर्फ अवंतिका के हैं और अगर आपके इस दिल में मेरे यानी अवंतिका के अलावा कोई आया ना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अवंतिका जी, ये अक्षांश सिर्फ आपका है और अगर आप मुझे छोड़ आकर गई तो मैं पहले इस संसार को आग लगाऊंगा, फिर आपको जहन्नुम से अपने आपस वापस लाऊंगा और आपको अपने पास कैद कर लूंगा, समझी? दक्ष ने जब इशिका को गुम देखा तो बुलाया, इशिका। दक्ष की आवाज सुन इशिका होश में आई और दक्ष को देख वो मुस्कुराई और दक्ष के कंधे पर सर रख लिया। दक्ष भी इशिका के सर को सहलाते हुए मुस्कुराया और दोनों जल्द ही घर वापस आ गए। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए और अब इशिका की शादी की सारी रस्में शुरू हो गई। पहले हल्दी, फिर मेहंदी, संगीत, और ऐसे ही इशिका के शादी एक दिन भी आ गया। इशिका अपने शादी के रस्मों ने सब कुछ भूल गई और अपनी खुशियों को अपनी माँ और दक्ष के साथ एंजॉय करने में लगी रही। अंश, साक्षी, निशा, साहिल भी सभी रस्मों में शामिल हुए और सभी ने बहुत मजे किए। सबकी जिंदगी अभी ट्रैक पर थी, बस कुछ को छोड़। 14 इंडस्ट्रीज ने 5 दिन में ही काफी लॉस किया था, जिसके चक्कर में राज अब काफी बिजी रहने लगा था। पार्टीज में जाकर इन्वेस्टर से बात करना, ऑफिस में स्टॉक्स को बैलेंस करना, प्रोजेक्ट को बचाना, और इन सब चक्करों में राज को एक बार भी घर या इशिका से मिलने का मौका नहीं मिला। पर इन सब में राज दो चीजों में नहीं भूला था, एक सफेद कपड़े पहनना और दूसरा रोज इशिका की तस्वीर को निहारना। आर्यन सिंघानिया ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, पर वो जेल से आजाद नहीं हुआ, बल्कि उसकी कंपनी धीरे धीरे लॉस करने लगी थी। उसकी सारी इल्लीगल कंपनियों और फैक्ट्रीज को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया और बाकी का बिजनेस इस वक्त आर्यन का असिस्टेंट संभाल रहा था। इधर नंदिनी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि कंपनी के चक्कर में राजेश जी अक्सर कंपनी में रुकते थे और घर में निर्मला जी, अंश की मां साक्षी, रोज नंदिनी को अपसगुनी, बैड लक और ना जाने क्या क्या कहकर सुनती। दादी को दवाई और खाना सब नंदिनी के हाथ का पसंद था, तो अब नंदिनी का ज्यादा समय रसोई में निकल जाता। इन सबसे नंदिनी काफी परेशान हो गई थी। क्योंकि निशा हॉस्टल में रहती थी तो उसे नंदिनी की हालत के बारे में कुछ नहीं पता था, और रोशनी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी, तो घर में नंदिनी की मदद कोई नहीं कर रहा था। ईशा निरंजन सिंह की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि एक लोमड़ी निरंजन सिंह के कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके पास इशिका को परेशान करने मौका नहीं मिल रहा था। चैप्टर 57, इशिका और दक्ष की शादी। इशिका लाल शादी का जोड़ा पहने मंडप पर बैठी हुई थी। उसके बगल में दक्ष क्रीम कलर का शेरवानी पहने बैठा था। पंडित जी मंत्रों को पढ़ रहे थे।
शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ हो रही थी, इसीलिए से अब तक शादी को शुरू हुए 4 घंटे हो चुके थे। पंडित जी ने पहले मंत्री पूजा करवाई, क्योंकि दक्ष के घर की तरफ से सिर्फ साहिल था जो उसके बड़े भाई की तरह था, तो मंत्री पूजा में वो बैठा। फिर दूल्हे के पैर धुलाए गए और फिर दूल्हे वालों को दुल्हन के लिए लाए गहनों की पूजा कराई गई। फिर वही गहने दुल्हन को पहनाए गए और फिर दुल्हन को बुलाया गया। फिर पंडित जी ने सारे वेदों मंत्रों को पढ़ा और कन्यादान करवाया और अब बारी 7 फेरों की थी। इशिका दक्ष के आगे खड़ी होती है और दक्ष इसके पीछे, और दोनों पवित्र अग्नि को साक्षी मान पहले वचन के पहले फेरे को लेना शुरू किया और पंडित जी ने मंत्र पढ़ उसका मतलब बताना शुरू किया। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमा कुमारी। अर्थात पहले वचन में कन्या वर से पहला वचन मांगती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा करने जाएं तो मुझे भी अपने संग लेकर जाइएगा। यदि आप कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग बाईं ओर में बैठाइएगा। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दक्ष ने इशिका के साथ पहला फेरा पूरा करते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। पंडित जी ने दूसरा वचन पढ़ना शुरू किया। पूज्यो यथा स्वो पितरो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम। अर्थात वर से दूसरा वचन वधू लेती है कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी। लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे तो मैं आपके वामांग में आना पसंद करूंगी। इशिका ने जब पिता शब्द सुना तो उसने अपनी मुट्ठी कस ली और उसके कदम रुक गए, लेकिन दक्ष ने अपने कदम रोक इशिके हाथ को पकड़ एक मुस्कान के साथ कहा, मैं स्वीकारता हूँ। ये सुन इशिका की आंखें नम हो गई और उसने दक्ष को एक मुस्कान दी। पंडित जी ने तीसरा वचन पढ़ना शुरू किया। जीवनम अवस्थत्रे मम पालना कुर्यात वामांगन्यामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन तृतीयम। अर्थात तीसरे फेरे में वधू वर से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। दक्ष ने इशिका के साथ तीसरा फेरा पूरा करते हुए कहा, मैं वचन देता हूँ। पंडित जी ने चौथा वचन पढ़ना शुरू किया। कुटुंब सपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि का कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में वर आगे आता है। इसके बाद वधू अपने पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। दक्ष ने इशिका के साथ चौथा फेरा पूरा करते हुए कहा, मैं निभाने को तैयार हूँ। पंडित जी ने 5वां वचन पढ़ना शुरू किया। स्वसधिकार्य व्यवहार कर्मण्य व्यये मामापि मंत्रे था वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। 5वें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि में लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दक्ष ने ये सुन एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। अब पंडित जी ने छठा वचन पढ़ना शुरू किया। न मैपमानमन सविधे सखीना द्युत न वा दुर्व्यसन भंजश्चेत वामंगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। छठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं कभी अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को अपने आप से दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दक्ष ने यह सुना तो उसे इटली में उसके अतीत की याद आने लगी, पर जब उसने खुद पर इशिका की नजरें महसूस की तो उसने बिना किसी झिझक के कहा, मैं स्वीकारता हूँ। अब पंडित जी ने आखिरी वचन को पढ़ना शुरू किया। परस्त्रियम मात्र समा समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन में एकांत कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच सप्तम मत कन्या। आखिरी या 7वें वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दक्ष ने इस वचन को सुन बिना किसी देरी या झिझक के कहा, दक्ष रॉय के इस जन्म में या उस जन्म में या आने वाले किसी भी जन्म में मैं सिर्फ इशिका सिंह को ही अपनी पत्नी मानूंगा और सुनाया कि सारी स्त्रियां या तो मेरे लिए मां समान होंगी या बहन। दक्ष की बात सुन इशिका को हंसी आ गई और अपनी बेटी को खुश देख कविता जी की आंखें भर आई। अब पंडित जी ने आगे के रस्मों को करवाना शुरू किया। धीरे धीरे सिंदूर दान का समय आया तो पंडित जी ने उसका मतलब समझते हुए कहा, मांग में सिंदूर लगाने से जगत जननी आदिशक्ति मां पार्वती प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है। अब वर इस सिक्के से कन्या की मांग भरे।
पंडित जी के बताए गए तरीके से दक्ष ने इशिका के मांग में सिंदूर लगाया तो हल्का सा सिंदूर इशिका की नाक पर भी गिर गया, जिसे देख कविता जी की आंखें खुशी से नाम हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि नाक पर सिंदूर गिरना शुभ होता है। अब बारी मंगलसूत्र की थी। दक्ष ने पंडित जी से मंगलसूत्र लिया तो पंडित जी ने मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है बताना शुरू किया। इससे वैवाहिक रिश्ता मजबूत होता है। मंगलसूत्र के काले मोतियों से शादीशुदा जीवन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। ये काले मोती विवाहित स्त्री के पति को संकटों से बचाते हैं और आयु में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक मंगलसूत्र में सोने के 9 मनके होते हैं। जिसे सुनने के बाद दक्ष ने इशिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया हुए कहा, मिसेज रॉय, आपका मेरे जिंदगी में ऑफिशियली स्वागत है। जिसे सुन इशिका मुस्कुराई और धीरे से बोली, मिस्टर रॉय, आपका भी मेरे जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए बधाई हो। इशिका की बात सुन दक्ष मुस्कुरा दिया और ऐसे ही विवाह संपन्न हुआ। इशिका और दक्ष ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया, फिर कविता जी का। उसके बाद सभी ने फोटोज खिंचवाई। आज इशिका की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी, पर वो इस बात से अनजान थी कि ये खुशियां चंद घंटों की है। चैप्टर 58 मेरे दिल के धड़कने की वजह। इशिका की विदाई हुई और वो दक्ष के उसके अपार्टमेंट के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो दोनों दक्ष के अपार्टमेंट पर पहुंच गए। दक्ष ने इशिका को कार से उतर और कार पार्किंग में लगा। वो जल्दी से इशिका के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इशिका ने हैरानी में दक्ष को देखते हुए कहा, दक्ष, ये क्या है? दक्ष ने इशिका को एक स्माइल के साथ देखा और प्यार से बोला, अब से हमेशा मैं तुम्हें इसी तरह हमारे घर में लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को कभी जमीन न छूना पड़े। तुम्हारी जगह हमेशा मेरे दिल में है और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल के पास रखना चाहता हूं। दक्ष की बातें सुन इशिका को हंसी आ गई और इशिका ने हंसते हुए अपने बहे दक्ष के गले में डालकर अपने सर को दक्ष के कंधे पर रखकर बोली, मेरे पति देव बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं। दक्ष ने इशिका को अपनी गोद में उठाए हुए ही कहा, और मैं भला क्यों ना हूं? मेरे जीने की वजह, मेरे सांस लेने का सहराएरे, दिल के धड़कने की वजह आज से ऑफिशियली मेरी है। इशिका ने भी दक्ष के नीली आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे पास मेरे मुस्कुराने की वजह है। दक्ष और इशिका जल्द ही दक्ष के अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। दक्ष ने बेल बजाई तो दक्ष के एक जूनियर ने गेट खोला, जिसे देख इशिका ने सरप्राइज होकर दक्ष को देखा। दक्ष ने एक स्माइल के साथ अपने जूनियर को इशारा किया तो जूनियर जल्दी से वापस घर में गया और जल्द ही एक क्ले से भरी बड़ी सी थाली लाया और वो आलते की थाली के सामने रखा। दक्ष ने इशिका को नीचे उतारा, फिर नीचे बैठ उसके पैरों में से इशिका की सैंडल को निकाला, फिर खड़े होकर चावल के कलश की तरफ इशारा कर बोला, इसे अपने दाएं पैर से ठोकर मारकर आलते की थाली में कदम रखो। इशिका ने नम आंखों से दक्ष को देखा और अपने दाएं पैर से कलश को ठोकर मारी, फिर आलते की थाली में कदम रखा। तब दक्ष ने आगे कहा, अब इस क्ले में अपने कदम रखो। इशिका ने अपने लहंगे को संभाल क्ले की थाली में कदम रखा, फिर क्ले की थाली से बाहर कदम रखा। दक्ष के जूनियर ने इशिका और दक्ष को बधाई दी और वहां से चला गया। दक्ष ने भी अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और फिर जल्दी से अपने कमरे में गया और एक कैमरा लेकर वापस आया और गिरे हुए चावल और कलश, आलते और क्ले में इशिका के पैरों के निशान की फोटो खींचने लगा। इशिका ने दक्ष को फोटो खींचते हुए देखा तो कंफ्यूज होकर पूछने लगी, दक्ष, तुम इन सब की फोटो क्यों खींच रहे हो? दक्ष ने फोटो खींच इशिका के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर प्यार से कहा, क्योंकि मैं इस पल की एक तस्वीर रखना चाहता हूं जब मेरे जिंदगी में मेरी लक्ष्मी ने कदम रखा था, मेरी अर्धाग्नि ने मुझे और मेरे इस घर को पूरा किया था। दक्ष की बात सुन इशिका ने उसके कमर में हाथ डालते हुए प्यार से कहा, मिस्टर रॉय, आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं। दक्ष ने भी इशिका की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर इसे अपनी तरफ खींच उन दोनों के बीच की सारी दूरियों को खत्म करते हुए इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, मिसेज रॉय, आपको क्या ये दक्ष पसंद नहीं? दक्ष की बात सुन इशिका अपने पहुली पर खड़ी होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे मेरे मिस्टर रॉय के सारे रूप पसंद हैं, चाहे आप कैसे भी हो। बोलते हुए इशिका ने दक्ष के होठों को अपनी हाथों से बंद कर दिया और ये होते ही दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इशिका के होठों को चूमने लगा। दक्ष ने इशिका के निचले होठ को चूमना शुरू किया तो इशिका ने भी दक्ष ने निकल होठ को चूमते हुए उसका साथ दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होठों को बेशुमार से चूमने लगे। दक्ष ने इशिका के मुंह में अपनी जीभ डाली और उसके मुंह के हर कोने में अपनी जीभ को चलाने लगा। इशिका ने भी दक्ष के मुंह में अपनी जीभ डाली और वो भी उसे चूमने लगी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से दूर हुए, गहरी सांस लेते हुए दोनों मुस्कुरा दिए। इशिका ने दक्ष के कर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, दक्ष। दक्ष ने इशिका के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ। इशिका ने दक्ष को देखते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह की, मुझे भूख लगी है। ये सुन दक्ष को हंसी आ गई और उसने इशिका को खुद से दूर करते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर चेंज कर लो फिर, और तब तक मैं कुछ बनाता हूँ।
ये सुन इशिका खुश हो गई और तुरंत दक्ष के कमरे में चली गई और दक्ष की अलमारी खोल कुछ पहनने को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर दक्ष के एक ब्लू शर्ट पर गई, जिसे देख इशिका ने उसे किया और अपने गहने और कपड़े निकाल बाथरूम में शावर लेने चली गई। इशिका जब बाथरूम में आए तो उसने देखा कि दक्ष ने पहले से ही इसके लिए नई जरूरत की चीजें पहले से ही बाथरूम में रख दी है, जिसे देख इशिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छा गई। इधर नीचे दक्ष इशिका के लिए चाउमीन बना रहा था कि तभी उसका फोन बजा। दक्ष ने अपना फोन अपने जेब से निकाला और कॉल उठकर बोला, जी दादाजी। दूसरी तरफ से दादाजी की खुशी से भरी आवाज आई, दक्ष मैंने वो चीज भेज दी है, तुम्हें बस इशिका को वो इंजेक्शन देना है, हो सकता है इशिका उसकी वजह से सो जाए, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। ये सुन दक्ष ने भी एक राहत की सांस ली और बोला, ठीक है दादाजी, और हाँ मुझे आपको कुछ बताना है पर आप मुझे देंगे नहीं। दूसरी तरफ से दादाजी ने कहा, नहीं मैं तुम्हें क्यों डरूंगा, बताओ क्या हुआ। दक्ष ने ये सुन जल्दी से कहा, आज मैंने इशिका से शादी कर ली और हम जल्द ही इटली जाने वाले हैं। दक्ष की बात सुन दादाजी कुछ देर के लिए शांत रहे, फिर अचानक से वो चिल्लाते हुए बोले, दक्ष रॉय, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दक्ष ने दादाजी की ये बात सुन धीरे से कहा, तो इससे इशिका विधवा हो जाएगी। ये सुन दादाजी का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, दक्ष मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जल्द से जल्द इशिका को लेकर घर आओ, तब मैं तुमसे मिलता हूँ, और हाँ अगर ये बात तुम्हारी दादी को पता चली ना तो वो तुम्हारे साथ मेरी भी जान ले लेंगी। फोन रखो, अब मैं तुमसे मिलता हूँ यहाँ पर। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है, ऐसे पोते के रूप में ही भगवान तूने मुझे एक अच्छा पिता क्यों नहीं दिया। बोलते हुए दादाजी ने फोन काट दिया। जैसे ही फोन कटा वैसे ही दक्ष ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो आज तो बच गया। उद्धरण चिन्ह पर तभी एक मीठी सी हंसी की आवाज उसके कानों में गई। दक्ष ने जब हंसी सुनी तो वो पीछे मुड़ा तो सामने का नजारा देख वो हैरान रह गया, क्योंकि इशिका इसकी डीप ब्लू सिल्क की सिर्फ शर्ट पहने खड़ी थी जो सिर्फ उसके मीट थाई तक आ रही थी। इशिका के बाल गीले थे जो उसके दोनों कंधों पर बिखरे से पड़े हुए थे। इशिका की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र जो शर्ट के ऊपर रखा हुआ था। इशिका के पैरों में अभी भी पायल और बिछिया थी और मेहंदी लगी होने के कारण उसके पैर और भी खूबसूरत लग रहे थे। इशिका ने अपनी शर्ट की बाजू को मोड़ते हुए हंसते हुए कहा, दक्ष तुम पक्का मरोगे। पर दक्ष ने इशिका की बात खत्म होने से पहले ही उसके होठ को अपने होठ से बंद कर दिया। चैप्टर 59 राजवंश का विनाश। दक्ष ने इशिका की कमर में अपना एक हाथ डाला और दूसरा उसके गर्दन पर रखा और अपने किस को डीप कर दिया। इस तरह अचानक से चूमे जाने पर इशिका हैरान रह गई और इसके हाथ अपने आप ही दक्ष के साइन पर चले गए। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो इशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दक्ष तुम ना। पर दक्ष ने इशिका की बात काटते हुए उसके गालों पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मिसेज रॉय आप क्या ऐसे आकर मेरी जान लेना चाहती है। इशिका ने इस बात पर दक्ष के गले में अपने हाथों को डालते हुए एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, आपको क्या लगता है मिस्टर रॉय। दक्ष ने इस बात पर इशिका के ठुड्डी को अपने उंगलियों से ऊपर करते हुए सेंशुअल आवाज में कहा, मुझे तो ये हमेशा ही लगता है, फिर चाहे मैं आपको पूरे कपड़ों में देखूं या फिर ऐसे, मेरे लिए तो दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। दक्ष की ये बात सुन इशिका दक्ष से दूर हुई और दक्ष के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, मिस्टर रॉय आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, खैर मुझे तो भूख लगी है, खाना खाना है, क्या बनाया है। दक्ष ने इस बात पर इशिका के पीछे किचन में आते हुए कहा, चाउमीन। इस पर इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में। दक्ष ने हाँ में सर हिलाया तो इशिका ने दक्ष को देखते हुए कहा, मिस्टर रॉय आप जाकर नहा लीजिए, फिर साथ में खाएंगे। इस पर दक्ष ने भी खुद को देखा। दक्ष ने अभी भी अपने शादी की शेरवानी पहने हुई थी। दक्ष ने अपने बालों में अपने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं जल्द ही आता हूँ। बोल दक्ष अपने कमरे की तरफ चला गया। इशिका भी अब दक्ष के अपार्टमेंट को देखने लगी। दक्ष के अपार्टमेंट में एक गेस्ट रूम था विथ वॉशरूम और एक बेडरूम जिसमें बाथरूम, वॉक इन क्लोजेट और एक बड़ी सी बालकनी थी और एक लिविंग रूम और किचन। दक्ष का अपार्टमेंट काफी स्पेशियस था और सुंदर भी, क्योंकि सब कुछ ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, व्हाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में पेंट किया गया था। कुछ देर में दक्ष आया, दोनों ने बैठकर अपना चाउमीन खत्म किया। इशिका और दक्ष दोनों ही काफी थक चुके थे तो दोनों एक साथ एक दूसरे की बाहों में सो गए। इशिका और दक्ष बेखबर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, तभी शशांक उनकी बालकनी से अंदर आया और इशिका को देखते हुए एक स्माइल के साथ बोला, अब तो सीधे अवंतिका से ही मुलाकात होगी। बोल शशांक ने आंखें बंद कर कुछ शब्द बोले, जिसके बाद उसके हाथ में बिल्कुल साफ पानी आ गया और शशांक ने वो पानी इशिका के ऊपर छिड़क दिया और गलती से बिना शशांक को पता चले कुछ बूंद दक्ष के ऊपर भी गिर गई और इस बात से अनजान शशांक वहां से चला गया। रीडर्स अब हम यहाँ से अवंतिका और अक्षांश की कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे, तो तैयार हो जाए जन्मों पुराने एक कहानी को पढ़ने के लिए।
और हाँ इशिका अभी जिस पृथ्वी पर है वो उसके दुनिया से अलग है, तो अब मैं जिस पृथ्वी स्वर्ग और नर्क की कहानी बताऊंगी वो इशिका के प्रेजेंट दुनिया से अलग है। इशिका एक शांत पृथ्वी पर रहती है और अवंतिका महाशक्तियों के दुनिया में पैदा हुई थी। कृपया दोनों को ना जोड़े। स्वर्ग लोक राजभवन। इस वक्त राजभवन में कुछ लोग महल के फर्श में जंजीरों में बंधे बैठे हुए थे और उन लोगों के सामने एक बड़ी सी राजगद्दी पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके बगल में 4 लोग खड़े थे जो राज परिवार के सदस्य थे। स्वर्ग के महाराज विश्वास ने जमीन पर पड़े 4 लोगों को देखते हुए कहा, सेनापति सिद्धार्थ। अरे नहीं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार को क्या सजा दूं? स्वर्ग के रक्षक सेनापति सिद्धार्थ ने महाराज विश्वास को देखते हुए आंखों में गुस्से और अन्याय के पीड़ा में कहा, महाराज ये बात आप और आपका राज परिवार साफ साफ जनता है को मैंने नर्क के राजा शशांक को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया है और ना ही कोई गुप्त खबर मैंने उन्हें बेची है, तो आप क्यों मेरे परिवार को मरना चाहते हैं? सेनापति सिद्धार्थ की बात सुन महाराज के बगल में खड़ी एक औरत जो बेहद खूबसूरत थी, उसने अपने गुलाबी होठों को खोलते हुए प्यारी और मधुर आवाज में कहा, सेना। अरे नहीं सिद्धार्थ, ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि आप ये पर क्यों हैं, फिर भी ये बेकार सवाल। आप कैसे नहीं जानते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये औरत महाराज की दूसरी पत्नी और स्वर्ग की महारानी देविका थी। देविका की बातें सुन सिद्धार्थ के 10 साल के बेटे अक्षांश ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि तुम सब हमारे पिता से डरते हो कि तीनों लोकों में मेरे पिता की तुम सबसे ज्यादा इज्जत होगी। अक्षांश की ये बात सुन देविका उसकी तरफ अदा से आते हुए अपनी मीठी आवाज में जहर उगलते हुए बोली, ये तुम्हारा बेटा है ना नैना? बहुत ही बदन है, इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं। बोलते हुए वो औरत अक्षांश के सामने अपने घुटनों पर बैठी और अपने हाथों को अक्षांश के हृदय पर रखते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, नैना मैं तुम्हारे बेटे को सच्चाई बोलने के इनाम के तौर पर जिंदा छोड़ रही हूँ। ये अब जीवित रह सकता है परंतु ये स्वर्ग में नहीं रह सकता। तो सोचते हुए उस औरत ने नैना, जो अक्षांश की माँ थी, उसे देखते हुए आंखों में नफरत के साथ कहा, क्यों ना मैं इसे पृथ्वी पर इसकी सारी शक्तियां छीन भेज दूं? हाँ बोलो, अच्छा रहेगा ना? नैना रघुवंशी, जो कभी स्वर्ग की सबसे खूबसूरत आरती में से थी, वो भाते हुए कपड़ों में अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। उनके परिवार पर राजविद्रोह का झूठा इल्जाम लगा था, पर इन सब के बावजूद भी उनके चेहरे पर जो गुरूर था वो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरूर के साथ कहा, अगर आज तुमने मेरे पुत्र की जान ले ली तो तुम शुक्र मनाना, परंतु अगर तुमने मेरे पुत्र को जीवित छोड़ा तो याद रखना वो तुम्हारे राजवंश का नामो निशान मिटा देगा। तो सोच समझकर फैसला को देविका। नैना की आंखों में गुरूर अभी भी देख देविका को और गुस्सा आने लगा और उसने अचानक से अक्षांश के हृदय पर हमला किया और उसके शहरी शक्ति नष्ट कर दी और ये होते ही अंश के मुंह से खून निकलने लगा और वो फर्श पर गिर गया। और ये देख देविका ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ कहा, लो मैंने तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया। फिर वो वापस महाराज के पास जाते हुए बोली, महाराज इन सब को देख मेरी आंखें दुख रही है। तभी एक लड़की की हंसी महल में गूंजी और ये हंसी सुन देविका ने अपनी बेटी को प्यार देखते हुए कहा, नंदिनी हंसो मत। नंदिनी महाराज विश्वास की दूसरी बेटी जो देविका के साथ हुई थी, उसने हंसते हुए कहा, पिताजी इस गंदगी को साफ कीजिए, हमारी आंखें दुख रही है। नंदिनी की बात सुन महाराज ने प्यार से कहा, हमारी राजकुमारी लीजिए, हम अभी इन सबको ये से रवाना करते हैं। बोल महाराज ने सेनापति सिद्धार्थ, उनकी पत्नी नैना और उनकी बेटी प्रीति पर हमला किया, जिससे उनके शव उनके शरीर से अलग हो गए और अक्षांश के सामने उसका परिवार खत्म हो गया। नंदिनी ने जमीन पर पड़ी काशी को देख घिन से अपनी आंखें तरेरी और वहां से अपने परिवार के साथ चली गई। अक्षांश बड़ी मुश्किल से बैठा और अपने परिवार के मृत शरीर को देख लाल आंखों से बोला, मैं आप पूरे राजवंश का विनाश कर दूंगा, फिर चाहे मुझे नर्क में ही क्यों ना जाना पड़े। बोल उसने अपने परिवार के शवों को एकत्रित की, फिर उनके शरीर को और फिर राजमहल से कुछ सैनिकों के साथ निकल गया। अक्षांश ने अपने परिवार का अंतिम संस्कार किया और सैनिकों के पहरेदारी में स्वर्ण से निकल गया। अक्षांश ने पृथ्वी से बदलों को देखा, फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, तैयार रहना अपनी बर्बादी के लिए। अक्षांश अपना सब कुछ खो पृथ्वी पर आया और अपने इंतकाम के लिए एक लंबे सफर पर निकल दिया और यहाँ से वो अक्षांश रघुवंशी से सिर्फ अक्षांश बनकर रह गया। पृथ्वी पर एक पहाड़ की चोटी पर एक लड़की खड़ी आकाश में बादल को देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ चमकती हुई आंखों से बोली, मैं एक दिन स्वर्ग में जरूर जाऊंगी। पर इस लड़की को क्या पता था कि स्वर्ग ने इसके लिए क्या रखा है। चैप्टर 60 महाशक्तियां। एक लड़की सफेद लहंगे में पहाड़ की चोटी पर खुले बालों में खड़ी अपनी काली आंखों से आकाश को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि तभी उसे किसी ने बुलाया, अवंतिका, अवंतिका, तुझे महागुरु बुला रहे हैं। ये सुन वो लड़की मुड़ी और अपने दांतों के नीचे अपने जिभ को दबाते हुए खुद से बोली, मुझे तो जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी थी। बोल उस लड़की ने अपने पास पड़े थैले को उठाया जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थी और भागते हुए पहाड़ के नीचे जाने लगी। कुछ देर भागने के बाद वो लड़की एक आश्रम के सामने आकर खड़ी हुई और गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर आज महागुरु ने मुझे समय पर नहीं देखा तो वो मेरी जान ले लेंगे।
बोली हुए उस लड़की ने फिर भागना शुरू किया। उसे यूं भागता हुआ देख आश्रम के दरवाजे पर खड़े सैनिक ने मजाक में कहा, अवंतिका आज आप फिर देरी से आए हैं। ये सुन अवंतिका ने रोनी सूरत बना वहां से जाते हुए कहा, जान बचकर नहीं, मैं तो बस आकाश में देख रही थी और समय बीत गया। ये सुन वो सैनिक एक मुस्कान के साथ बोला, आपका बचाना आपको महागुरु से आज नहीं बचाएगा। इस पर अवंतिका कुछ नहीं बोली क्योंकि वो पहले ही काफी दूर जा चुकी थी। अवंतिका महागुरु के कुटिया में आते हुए बोली, महागुरु मैं वापस आ गई। महागुरु जो इस गुरुकुल के एकमात्र गुरु थे, उन्होंने अपने हाथ में कुछ मोती पकड़ा हुआ था और वो उसे घूमते हुए किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। उन्होंने अवंतिका की आवाज सुन अपनी आंखें खोली और इसे देखते हुए कठोर आवाज में बोले, अवंतिका आपको समय का ज्ञान है, आपके अभ्यास का समय हो गया है, आप कभी अपने अभ्यास को सही वक्त पर शुरू क्यों नहीं करती। अवंतिका ने जड़ी बूटियों को लिया और वही फर्श पर बैठ उन्हें साफ करते हुए बोली, महागुरु आज मन बहुत विचलित है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट हुआ है। ये सुन महागुरु ने एक बार ध्यान से अवंतिका को देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, अवंतिका आपको अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए और इन सभी बातों को नहीं सोचना चाहिए। महागुरु की बात सुन अवंतिका के हाथ रुक गए और उसने महागुरु को देखते हुए कहा, महागुरु हम जानते हैं पर मैं अपने इस हृदय को ये बात समझा नहीं पाती। आप तो जानते ही है ना मेरी शक्तियां किस बारे में है और मुझे लग रहा है कि कुछ अब बुरा होने वाला है। महाशक्ति जिनके बारे में इस वक्त अवंतिका बात कर रही है वो तीन तीन श्रेणियों में बटी है। प्रथम श्रेणी में 4 प्रकार की शक्तियां हैं जैसे अग्नि, वायु, जल और भूमि। अग्नि जिसके पास होती है वो अग्नि को वश में कर उसका उपयोग कर सकता, ऐसे ही वायु और जल भी है। भूमि में एक व्यक्ति भूमि यानी धरा को अपनी ताकत बना सकता है, कैसे मिट्टी, पत्थर को काबू करना। दूसरी श्रेणी में 3 प्रकार की शक्तियां आती है जो प्रथम श्रेणी से ज्यादा ताकतवर और उपयोगी होती है पर ज्यादा लोगों के पास ये शक्तियां नहीं होती, जो कि है प्रकृति। इस शक्ति के माध्यम से हम प्रकृति को वश में कर सकते हैं। दूसरी बिजली जिससे हमारे काबू में बिजली होती है और तीसरी वशीकरण, इस शक्ति के माध्यम से हम जो हमसे कमजोर हैं उन्हें वश में कर सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में सिर्फ 2 प्रकार की शक्तियां आती है और ये शक्तियां पाना ना के बराबर है। पहली शक्ति चिकित्सा। इस शक्ति को ग्रहण करने वाला मनुष्य किसी को भी स्वस्थ कर सकता था, परंतु उसके लिए उसका हृदय निर्मल जल की तरह पवन और शुद्ध होना चाहिए। किसी के भी प्रति कोई बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति उसे पल अपनी सारी शक्तियां खो देता है और ये शक्ति थी अवंतिका के पास। और दूसरी शक्ति चिकित्सा के बिल्कुल विपरीत विनाशकारी होती थी। इस शक्ति को पाना नामुमकिन होता है क्योंकि ये शक्ति होने के लिए एक प्राणी के जीवन में बिल्कुल भी प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से अक्सर विनाश नहीं होता। तो उस व्यक्ति के पास हृदय नहीं होना चाहिए और जिस दिन उस व्यक्ति की हृदय में किसी भी प्रकार के भाव आए जो उसे उसके लक्ष्य से भटकाते, उस दिन वो विनाशकारी शक्ति उस व्यक्ति पर हावी हो जाती और यही शक्ति अक्षांश के पास थी। अवंतिका की बात सुन महागुरु ने अपने मोतियों की माला को अपने आंखों से लगाया, फिर उसे अपने गले में पहनते हुए बोले, अवंतिका यदि संतान अपने परिवार के अच्छे कर्मों में भागीदार होती है तो परिवार के किए गए बुरे कर्मों के अंजाम भी संतान को सहने होते हैं। जैसे एक वृक्ष धरा से खाद्य पानी लेता है, उसी प्रकार वो धरा से कई कीड़े मकोड़ों को भी अपनाता है, क्योंकि यही कर्म का चक्र है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपकी शक्तियां आपको आने वाले कल के लिए पहले से ही सचेत कर रही हैं, पर आप कर्म के चक्र से नहीं बच सकती। आप कुछ कर सकती है तो सिर्फ इतना कि आओ अच्छे कर्म करें, अपने कर्तव्यों का पालन कर इतनी शक्तिशाली बने कि आपको भविष्य से डर ना लगे। महागुरु की बात सुन अवंतिका का कब से घबराता मन शांत हो गया और उसने महागुरु से जाने की आज्ञा की और वहां से चली गई। जाती हुई अवंतिका को देख महागुरु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, भविष्य कठोर है, अब देखना यह है कि क्या आप इस कठोर रास्ते पर चल सकती है। महागुरु कौन थे, कहां से आए थे, ये बात किसी को नहीं पता थी, पर उन्होंने 300 वर्ष पहले इस गुरुकुल की स्थापना की थी और तब से यहाँ वो बच्चों को आगे की शिक्षा देते हैं। महागुरु के बारे में कोई कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि वो ये पर किसी का इंतजार कर रहे हैं। अवंतिका अपने कक्ष में गई और वहां पर अपने शांत दिल के साथ बैठ अभ्यास करने लगी। जहां महागुरु को आने वाले कल की भनक थी, वही अवंतिका सभी से अनजान मेहनत कर रही थी। इधर अक्षांश भी अब नीचे से फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे था और इन्हीं सब में समय बीतता चला गया और ऐसे ही 100 वर्ष बीत गए। स्वर्ग राजमहल। आज राजमहल में काफी चहल पहल थी। कुछ दासियां एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहती है, मैंने सुना है आज जिस लड़की को राजकुमारी बनाया जा रहा है वो महाराज के प्रथम पुत्री की बेटी है। दूसरी दासी ने कहा, हाँ मैंने भी यही सुना है, मैंने तो ये भी सुना है उसके पास तीसरी श्रेणी की शक्ति है। पहले नौकर ने हैरान होकर कहा, क्या सच। दूसरे नौकर ने कहा, हाँ और मैंने तो ये भी सुना है वो बहुत हो दयालु है और खूबसूरत भी। तो पहले नौकर ने कहा, लेकिन यदि ये बात राजकुमारी नंदिनी को पता चली तो वो उस लड़की की जान ले लेंगी।
इस पर दूसरे नौकर ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो आज राजमहल की प्रथम राजकुमारी की जगह लेने वाली है। नंदिनी जो वहीं पास में खड़ी ये सब सुन रही ही उसकी आंखें अचानक से गुस्से से लाल हो गई और वो वहां से जाते हुए अपने अंगरक्षक से बोली, उन दोनों दासियों की शक्ल भी हम नहीं देखना चाहते। इस पर वो अंगरक्षक वहां से जाते हुए बोला, जी राजकुमारी। नंदिनी अपने कक्ष में आई और चिल्लाते हुए बोली, मैं जान से मार दूंगी उस लड़की को, वो मेरी नंदिनी की जगह लेगी, नहीं कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजमहल से दूर एक जंगल में एक लड़की सफेद लहंगे में खड़ी अपने हाथों में एक जानवर को लिए बोली, आपको ये चोट कैसे लगी? ये कहते हुए उस लड़की ने कुछ शब्द बोले और उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसके बाद उस खरगोश के पैरों में लगी चोट ठीक हो गई जिसे देख वो लड़की अपने काले बालों की लिटों को पीछे करते हुए प्यार से बोली, अब अच्छा है ये। तभी उस लड़की के पीछे से एक शांत और ठंडी आवाज आई, आपने मेरे शिकार को क्यों बचाया? ये सुन वो लड़की मुड़ी और अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगी जिसकी नीली आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं थे और एक मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि ये बेजुबान और निर्दोष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सब्सक्राइब चैनल नेक्स्ट पार्ट।